तो सेशन आज अभी अभी सेशन 10 में शुरू करने लगा हूँ। तो जैसे ही एंड होगा तो वील गाना सी के जैसे ही आती है वीडियो तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं टाइमली अपलोड कर देता हूँ, अब तक की मेरे अपने ख्याल में सारी वीडियोस अपलोडेड है, कोई ऐसी वीडियो नहीं रह गई है कि जो अपलोड ना हुई हो। जी जी, कौन किसने रेज किया हैंड? जी इजहारुल्लाह, कोई सर क्वेश्चन है आपका? पिछले वीक में जो 2 सेशन हुई थी ना, या एक हुई थी? 2 सेशन हुए थे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सेशन अवेलेबल है ड्राइव में। मैं अभी देख लेता हूँ कि क्या है। सेशन 9 आपके पास अपलोड मैंने किया। देखो यार, सेशन 1 से अगर हम शुरू करें तो इसको तो बंद करें। यस सर, ठीक है। सेशन 9 तो आ गया है हमारे ड्राइव में, लेकिन वो 1 सेशन ये है, दूसरी सेशन 2 ये है, सेशन 3 ये है, 4 ये है, 5 मुझे ये नज़र आ रहा है, 6 7 8 ये नज़र आ रहा है, और सेशन 9 ये नज़र आ रहा है। मतलब पूरे 9 के 9 सेशन इस वक्त अपलोडेड है, आपके पास आने चाहिए। ठीक है। और ठीक है सर। सेशन 10 जो है वो अभी शुरू होने लगा। ये सेशन 9 तक सारे सेशन आपके पास अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो, हमारे पास आज जो मॉड्यूल 15 है, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड टूल्स। ठीक है, अभी नेटवर्क को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को हम अपनी रियल लाइफ में मॉनिटर कर रहे होते हैं। नेटवर्क को भी हमने मॉनिटर करना है कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन सी ट्रैफिक जा रही है। ठीक है। और उसी के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, डिबगिंग करने की, ट्रबल शूटिंग करने के लिए, या देखने की कोई अटैक हमारे पास जनरेट हो रहा है, उस अटैक को देखने के लिए तो हमारे पास लॉग्स की बहुत बड़ी अहमियत है। लॉग्स होंगे तो हम उसमें से फिर फोरेंसिक कर सकते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ से हमारे पास एक्चुअली जो है जनरेट हुआ है, हैक जनरेट हुआ है, या अटैक जनरेट हुआ है, और किस किस्म का अटैक था, कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अटैक्स ऐसे भी जनरेट हो जाते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देते हैं। रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएं तो फिर उस वक्त हम लोग डायरेक्टली तो अपना कोई राउटर अगर स्विच है या राउटर है उसके ऊपर जो है लॉगिन नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त हमारा नेटवर्क थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। मगर आफ्टर दैट हमें देखना होता है कि भाई कहाँ से हमारे पास अटैक आया है, हमारे पास ऐसी कौन सी वर्नेबिलिटी थी जिसकी वजह से कोई अटैक हमारे पर आया है। तो उसके लिए जो है ना, हम ये नेटवर्क मॉनिटरिंग और टूल्स हम कुछ यूज़ करते हैं ताकि हम ये अटैक्स वगैरह को देख सके। लॉग्स, अपने लॉग्स जनरेट करेगी अगर, और लॉग्स ही का सारा काम है। फोरेंसिक भी वही जब होती है तो फिर हम लॉग्स ही देखते हैं कि हाँ भाई लॉग्स में हमारे पास क्या आया है और कहाँ से अटैक्स जनरेट हुए हैं। फिर वो सारी चीज़ें बताता है वहाँ पे कि भाई ये यहाँ से इस डेस्टिनेशन आईपी है, ये इसका सोर्स आईपी है, ये इसके आईसीएमपी का अटैक था, या डीडॉस का अटैक था, या पिंग पे अटैक आया है, या डीएनएस स्पूफिंग हुई है, या और किसी किस्म का कोई भी अटैक आया है। तो उसके लिए हमें फोरेंसिक करने के लिए और उसको देखने के लिए हमारे पास लॉग्स की बड़ी अहमियत है। और इसके लिए बड़े सारे टूल्स आते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। कुछ टूल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और जो कि एंटरप्राइज नेटवर्क्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। कुछ टूल्स जो हैं वो फ्री हैं, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हम कुछ टूल्स देखेंगे कि नेट का फ्लो किस तरह से होता है, बाकी सारी चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क को मॉनिटर कैसे करना है, और नेटवर्क को साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर जो होता है उसके लिए ये बड़ी अहमियत रखती है कि जी टूल हो, कोई ना कोई हो, हम जिसको देख रहे हो, अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हो, नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हो ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या चल रहा है, हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक किस तरह से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड टूल्स के ज़रिए जो है वो देखते हैं। सो टॉपिक इज नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड टूल्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क मॉनिटरिंग, कि वो क्या नेटवर्क मॉनिटरिंग होती क्या है, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटवर्क मॉनिटरिंग, एंड देन फर्दर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्किंग मॉनिटरिंग टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम लोग नेटवर्क मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या नेटवर्क मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज का देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क मॉनिटरिंग।
अच्छा, टू मिटिगेट, किसी भी थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा हुआ है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी टोपोलॉजीज। हमारे पास जब भी कोई मिटिगेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। हमारे पास जो नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है फायरवॉल्स के ऊपर, आईपीएस के ऊपर, आईडीएस के ऊपर। आईपीएस क्या है? इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन करनी है या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये कुछ इस तरह के सिस्टम्स हमारे पास लगेंगे। या फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। एंड पॉइंट क्या है? जैसे कि इस वक्त आपके पास जो पीसी है दैट इज योर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के हम लोग के ऊपर भी हमारे पास जो है विंडोज़ की फायरवॉल है, एंटीवायरसेस हैं, या किसी और कंपनी का आपने फायरवॉल डाली हुई है तो वो आप यूज़ कर रहे हो, तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये हम यूज़ करते हैं टू मिटिगेट द थ्रेट्स, थ्रेट्स से बचने के लिए, थ्रेट्स से प्रोटेक्शन के लिए और अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। These methods and technology are used to introduce automatic monitoring, creating security alerts or automatically blocking offensive devices. अच्छा, हमारे पास अब जो पहले ज़माने में ये होता था कि हम हर चीज़ मैनुअली देख रहे होते थे, हमारे पास लॉग्स आ रहे होते थे, उसको हमें खुद ही देखना होता था। अब जो हमारे पास जो डिवाइसेस आना शुरू हो गई हैं, वो फायरवॉल्स हों या फिर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हों, ये सारी की सारी जो हैं ये अब इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, ये इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि ये खुद से जो है ना डिसीजंस भी ले सकती हैं। कि नेटवर्क आपका जो है, नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो नेटवर्क, वो इतनी एआई, और एआई का दौर चल रहा है, आपके पास मशीन लर्निंग का दौर चल रहा है। मशीन लर्निंग में वो खुद जो है वो देखता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उससे वो खुद अपने आप को लर्न करता रहता है, और उसके साथ ही वो सिक्योरिटी के अलर्ट्स जनरेट करता है या ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग करता है। आपके कोई भी अगर अलर्ट, उसको अगर उसको कोई भी लगता है कि जी ये इररेलेवेंट जो है, कोई भी ट्रैफिक आ रही है मेरे पास, वो इस तरह की चीज़ों को देख के ऑटोमेटिकली जो है वो करेगा, ब्लॉक करेगा, या जो भी उसने डिसीजन लेना है उसके ऊपर, तो वो सारी वो डिसीजन लेगा। अब फिर हमारे पास जो लार्ज नेटवर्क्स हैं उस पर हम लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। यहाँ पे हम लोग जो है हार्डवेयर फायरवॉल्स भी यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास गूगल का नेटवर्क है, आपके पास अमेजोन का नेटवर्क है, आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क्स हैं। ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं इनको फिर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि उनके ऊपर जो है ज़्यादातर लोग कोशिश भी इन्हीं बड़े नेटवर्क्स पे ही करते हैं जो बड़े होते हैं, कि ताकि उनको कोई फेम मिल सके और कुछ ना कुछ वो लोग वहाँ से हासिल कर सके। Devices such as firewalls, IPS, introduction and prevention जो सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम्स हैं, operate based on pre-configured rules and monitoring traffic and compare it with the against the configured rules। ठीक है ना, ये जो आप बात कर रहा है वो ये है कि जो आपके पास डिवाइसेस आ रही हैं, सच एज फायरवॉल्स की बात कर रहा है, वह इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की बात कर रहा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स आप निकालें, बस इसको प्लग करें तो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं आजकल। उस प्री कॉन्फ़िगर्ड को आप देख सकते हैं और उसके बाद अपने उसको जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ताकि वो जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं कि जी ट्रैफिक को किस तरह से हैंडल करना है उस रूल के मुताबिक। तो ये आजकल जो है ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी एडवांस लेवल पे चली गई हैं। इतना ज़्यादा भी सिक्योरिटी ऑपरेटर को भी जो है, जो फ्रंट से उसमें बैठा हुआ है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, उसको भी जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी नहीं पड़ती हैं, मगर फिर भी वो देखनी पड़ती हैं कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे उसमें सिस्टम के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिर हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं एज पर आवर नीड। An important part of the cybersecurity analysis to review all alerts generated by the network devices and determine the validity of the alerts। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या है? कि वो यही है कि वो बैठेगा, देखेगा, मॉनिटरिंग कर रहा होता है। आप लोगों ने अगर फिल्में देखी हों बहुत सारी, उनमें आप लोगों ने देखी होंगी बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं। बहुत सारी स्क्रीन्स में जो लगी वो नज़र आ रही होती हैं, लोग बैठे देख रहे होते हैं। जिस तरह से जेम्स बॉन्ड की फिल्म आती है, मिशन इम्पॉसिबल्स की फिल्म आती है, उसमें आप लोगों को मिशन इम्पॉसिबल की आती हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा बंदे बैठे होते हैं, बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है। उन बहुत सारी स्क्रीन में एक ना एक स्क्रीन लाजमी सिक्योरिटी की लगी होती है, जिसके ऊपर लॉग्स की और उसकी ट्रैफिक की वो मॉनिटरिंग चल रही होती है, किस तरह से आ रहा है। और सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि वो बैठ के देखे कि भाई अलर्ट जो आपका नेटवर्क जनरेट कर रहा है उसको, इसकी वैलिडिटी। अब फिर फॉल्स पॉजिटिव की भी बात आ जाती है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखना, उसमें यही देखना होता है कि हाँ भाई कौन सी जो है वो वैलिड अलर्ट है जो कि हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है।
नेटवर्क मॉनिटरिंग मेथड हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क मॉनिटरिंग मेथड। द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रैफिक फ्लो, बैंडविड्थ यूजेज। ट्रैफिक का फ्लो हम लोग ने देखना है, ठीक है। नेट फ्लो के नाम से हमारे पास, हम आगे जाके नेट फ्लो की एक कोशिश करूंगा कि एक लैब भी हम नेट फ्लो की करके देखें। नेट फ्लो जो है वो सिस्को का है, जिसके ऊपर हम लोग ये नेटवर्क की फ्लो देखते हैं। बैंडविड्थ यूजेज हम देख रहे होते हैं कि हाँ भाई हमारे पास जो है अगर दिन की 10 GB की बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, अगर वो एकदम ही 50 पे चली जाए या 100 पे चली जाए तो हम उसको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये क्यों जो है बैंडविड्थ हमारी एकदम हाई क्यों इसने जो है वो ले लिया, उसके उसके ऊपर क्यों यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। These patterns identify normal network behavior. To determine network normal behavior, network monitoring must be implemented. होता ये है कि देखिए जो हमारे पास नेटवर्क है ना, और ये जो डिवाइसेस हैं ये सारी पैटर्न्स को दे फॉलो कर रही होती हैं। जैसे कि आप देखें अगर मंथ का पहला मंडे है, मंथ का पहला मंडे, अब वो लर्निंग कर रहा है, मशीन लर्निंग भी चल रही है, पीछे से एआई भी चल रहा है। अब वो सारी चीज़ें को लर्न भी करता है। लर्न किस तरह से कर रहा है कि देखिए महीने का पहला अगर मंडे है तो आपने देखा होगा कि महीने के पहले मंडे में जो है बैंक्स के ऊपर काफ़ी रश होता है, एटीएम्स बहुत जैम पैक होती हैं और आपको जगह नहीं मिलती। तो उस वक्त इसका मतलब ये है कि जी उस मंडे को नेटवर्क का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बैंडविड्थ काफ़ी यूज़ हो रही है, नेटवर्क पे फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो जो है इसको बिहेवियर को एनालाइज करता है और पैटर्न्स को अपने पास सेव करके रखता है। और इसी तरह से अगर लास्ट मंडे ऑफ द मंथ देखें, लास्ट मंडे ऑफ द मंथ के ऊपर आप देखेंगे तो वो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई लास्ट मंडे ऑफ द मंथ है, इसके ऊपर मेरे पास इतनी ट्रैफिक नहीं आती है, बिल्कुल ही बहुत ही कम ट्रैफिक होती है। और एकदम अगर वो ट्रैफिक बढ़ जाए लास्ट मंडे को, तो वो फिर इसके लिए अलर्ट होता है कि हाँ भाई क्यों, ये तो अमूमन तो ऐसा नहीं होता है कि जी हमारे पास लास्ट मंडे ऑफ द मंथ पे जो है हमारे पास ट्रैफिक इतनी आ रही हो, तो ये एकदम क्यों। तो फिर वो उसके ऊपर अलर्ट देगा या अपने आप को देखेगा कि जी मैंने इसके ऊपर क्या चीज़ एक्शंस लेने हैं। पहले तो वो खुद को एक्शन लेने की कोशिश करता है, अगर वो उससे नहीं उससे संभलती चीज़ तो फिर वो अलर्ट्स देना शुरू कर देता है। फिर आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है वो बैठ के इन चीज़ों को देखता है कि हाँ भाई ये क्यों एकदम जो है वो इन दिनों में तो हमारे पास जो है फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो क्यों हमारे पास लाजमी। फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है इंट्रूडर जो है उसके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी जो है एरर आ रहा है, या कोई भी चीज़ गलत चल रही है। द टूल सच एज IDS, इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सर्विस, पैकेट एनालाइजर, पैकेट्स को एनालाइज किया जाता है। हमारे पास नेट फ्लो जो है वो पैकेट एनालाइज करता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, नेट फ्लो हम लोग देखेंगे, एंड अदर आर यूज फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग। ये सारे टूल्स हैं, ठीक है ना। हम इन टूल्स में से कोई भी यूज करके जो है नेटवर्क की जो है फ्लो देख सकते हैं कि नेटवर्क के ऊपर क्या से क्या चल रहा है और किस तरह से ट्रैफिक आ रही है। नेट फ्लो की हम थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे। दे आर टू कॉमन मेथड यूज टू कैप्चर ट्रैफिक एंड सेंड इट टू द नेटवर्क मॉनिटरिंग। दो किस्म के जो है मेथड हम यूज करते हैं ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए, और उसको फिर कैप्चर करता है और फिर उसको नेटवर्क के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए भेजता है। क्योंकि जो पीछे से जो कैप्चर हो रही होती है वो लॉग्स हो रहे होते हैं, उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है जब तक एक ग्राफिकल फॉर्म में नहीं आ जाएगा। तो हम उसको फिर किसी ना किसी तौर पे ग्राफिकल फॉर्म में, जिसमें हमारे पास ग्राफ्स होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक आ रही है। तो दो चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड्स हमारे पास जो यूज़ हो रहे थे, वो एक नेटवर्क टैब्स कहलाता है, टेस्ट एक्सेस पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं टेस्ट एक्सेस पॉइंट्स। और दूसरा हमारे पास आता है स्पैन। स्पैन हमारे पास है स्विच पोर्ट एनालाइजर, ठीक है। ये पोर्ट मिररिंग करता है, ये एक पोर्ट के ऊपर काम करता है कि जिस पोर्ट के ऊपर आपने स्पैन लगाया है उसी उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है उसका जो है वो मिरर करता रहेगा या डुप्लीकेट करता रहेगा। तो स्विच की जो ऊपर जो पोर्ट को है वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि हम कि उस पोर्ट के ऊपर किस तरह का डेटा आ रहा है और जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टैब्स। अच्छा, नेटवर्क टैब क्या है? नेटवर्क टैब इज अ पैसिव स्प्लिटिंग डिवाइसेस इंप्लीमेंटेड इन लाइन बिटवीन द डिवाइस ऑफ इंटरेस्ट एंड द नेटवर्क। नेटवर्क टैब जो है ना, ये एक हार्डवेयर होता है। ये एक हार्डवेयर होता है जो कि हम इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द डिवाइस ऑफ इंटरेस्ट। मींस कि हमारे पास अगर राउटर है तो हम उसे राउटर के दरमियान में, और हमारे पास जो फायरवॉल है उस फायरवॉल के दरमियान में हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। ये एक हार्डवेयर होती है। द टैब फॉरवर्ड ऑल ट्रैफिक इंक्लूडिंग फिजिकल लेयर ट्रैफिक्स, ठीक है ना। फिजिकल लेयर के ऊपर जो भी आपके एरर आ रहे होते हैं और जो भी बाकी सारी ट्रैफिक आ रही होती है, वो उसको उस टैब के साथ हम एक और सर्वर जोड़ देते हैं। ये मॉनिटरिंग डिवाइस, ये जो आपके पास लैपटॉप इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये लैपटॉप एक्चुअली नहीं होता, ये पे सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे बड़ी मशीन्स होती हैं।
वो जो है जो भी ट्रैफिक आ रही होती है उसको उसके ऊपर रिडायरेक्ट भी कर रहा होता है, मतलब उसको ट्रांसमिट भी कर रहा होता है, जो रिसीव हो रहा होता है वो डेटा भी उसके ऊपर जा रहा होता है मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर, और जो हमारे पास रिसीव हो रहा होता है, जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, दोनों डेटा जो है हमारे नेटवर्क टैब के जरिए जो है वो दूसरी डिवाइस के ऊपर, एक हमारे पास मॉनिटरिंग डिवाइस हम लगा देते हैं, उस मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर भी हमारे सारी ट्रैफिक का फ्लो जा रहा होता है, जिससे हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हमारे नेटवर्क के ऊपर इस वक्त हो क्या रहा है। ये आपने जो भी आपका दरमियान में जो भी डिवाइस ऑफ इंटरेस्ट उसने बोला है, जिस डिवाइस को आप मॉनिटर करना चाहते हैं उसके और उसके दरमियान में आप जो है वो लगा देते हैं। Here the tab simultaneously sets both the transmit TX यहाँ पे यूज हो रहा है ट्रांसमिशन के लिए, डेटा स्ट्रीम फ्रॉम द इंटरनल राउटर एंड द रिसीवर, RX डेटा स्ट्रीम टू द इंटरनल राउटर ऑन द सेपरेट डेडिकेटेड चैनल। यहाँ पे ये देख लें कि हम लोग ने नेटवर्क टैब लगा दिया है। नेटवर्क टैब लगा के आप जरा गूगल पे सर्च कर ले तो आपको पता लग जाएगा ये किस किस्म की डिवाइस होती है। ये छोटी सी एक डिवाइस होती है, नेटवर्क टैब कहलाता है। ये एक हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग दरमियान में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारी की सारी ट्रैफिक जो है हमारे पास आपस में भी जा रही होती है, मगर इसकी एक और वो इसकी जो बाकी एक एक कॉपी है वो हमारे पास जो है वो हमारी मॉनिटरिंग डिवाइस के पास भी जा रही होती है। This ensure that all data arrives at the monitoring device in real time। ठीक है ना, अभी क्योंकि हमें हर चीज़ रियल टाइम में देखनी है। आजकल का जो दौर चल रहा है, सिनेरियो है, वो हम लोग रियल टाइम डेटा देखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जिस वक्त अटैक हो रहा होता है वो रियल टाइम में ही अटैक हो रहा होता है, वो कोई ऑफलाइन अटैक नहीं हो रहे होते। तो हम लोगों को रियल टाइम ही डेटा चाहिए होता है, रियल टाइम पे हम देखना चाह रहे होते हैं कि भाई क्या हमारे पास नेटवर्क की ट्रैफिक कैसे चल रही है। तो ये और नेटवर्क टैप जो होते हैं ये फेल सेफ होते हैं। फेल सेफ ये होता है कि अगर नेटवर्क टैप हमारे पास अगर ख़राब भी हो जाता है या इसमें माल फंक्शनिंग आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो डेटा जो हमारे पास जो ओरिजिनल जो फ्लो चल रहा होता है बिटवीन द फायरवॉल और द इंटरनेट, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, बेशक वो फेल सेफ। दैट वाई इट इज कॉल्ड द टैप्स आर फेल सेफ। फेल सेफ होते हैं विच मीन दैट द ट्रैफिक बिटवीन द फायरवॉल एंड द इंटरनल राउटर इज नॉट अफेक्टेड। मतलब अगर नेटवर्क टैप जो है अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो भी हमारे पास जो इंटरनल ट्रैफिक है उसके ऊपर कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमारी ट्रैफिक चलती रहती है, हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होता है। अच्छा, नेटवर्क मिररिंग एंड स्पैम, नेटवर्क मिररिंग एंड स्विच पोर्ट एनालाइजर जो है, अभी हमारे पास जो दूसरा तरीका था, एक तो हम नेटवर्क टैब यूज़ करते हैं, दूसरा जो है स्विच पोर्ट एनालाइजर, हमारे पास ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जिससे स्विच पोर्ट एनालाइजर क्या कर रहा होता है, ये डेटा मिररिंग कर रहा होता है। जैसे जैसे डेटा आपके पास आ रहा है उसी को मिरर करता जा रहा है, उसी की कॉपी बना के जो है ना वो आपके मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर भी भेज रहा होता है। कैप्चरिंग डेटा फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग रिक्वायर्स ऑल ट्रैफिक टू बी कैप्चर्ड। ठीक है ना, जो नेटवर्क मॉनिटरिंग में जो जितना भी डेटा है वो सारे का सारे को कैप्चर होना है। स्पेशल टेक्निक सच एज पोर्ट मिररिंग मस्ट बी employed to bypass network segmentation posed by the network switches। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जी ये एक पोर्ट के ऊपर काम करता है, उस पोर्ट को हम लोगों ने लगाना होता है। जैसे नेटवर्क आपके पास क्या है, राउटर की में 3 पोर्ट्स हैं या 4 पोर्ट हैं, अब एक इनग्रेस है और एक आउटग्रेस है। इनग्रेस क्या होती है, जिससे ट्रैफिक जो है एंटर हो रहा होता है स्विच के अंदर। ठीक है, या तो आप उसके ऊपर लगा देंगे कि जी यहाँ जहाँ से डेटा मेरे पास एंटर हो रहा है वो मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो वो आप देख लेते हैं, या ईग्रेस लगा देते हैं हम वहाँ पे कि जी जहाँ उस पोर्ट के ऊपर लगा देंगे जहाँ से जो है डेटा हमारे सिस्टम से निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो इंग्रेस या ईग्रेस हम कोई भी इस तरह की उस पोर्ट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं डेटा को मॉनिटर करने के लिए। फिर हमारे पास एक स्पैम स्पैम की सोर्स पोर्ट होती है। सोर्स पोर्ट को कौन सी होती है कि जिससे हमारे पास रिफ्लेक्ट होना है सारे का सारा डेटा। ठीक है, और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे पास वो पोर्ट है जिसके ऊपर हमारा एनालाइजर लगा हुआ है, एनालाइजर डिवाइस जो है वो हमारे पास लगी हुई है, वो दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन पोर्ट। Port mirroring enables the switch to copy for frames that are received one or more ports to the switch port analyzer। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पोर्ट पे लगाएं, आप 3-4 जितने भी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। द टेबल आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द स्पैम टर्म्स। अब ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इनग्रेस क्या होता है, कि जो भी डेटा ट्रैफिक हमारे पास जो है वो स्विच के अंदर एंटर हो रही है, उसको हम देखना मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि भाई किस किस्म की जो है वो डेटा जो है हमारे पास एंटर हो रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर। और इग्रेस होती है कि कौन सा डेटा जो है हमारे पास हमारे स्विच से बाहर निकल रहा है। ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। ठीक है, ट्रैफिक मिररिंग एंड स्पैम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है और ये जो नीचे लगी हुई है ये हमारे पास मैनेजमेंट सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दरमियान में स्विच में से जो डेटा जा रहा है इस वक्त यहाँ पे देखें, यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो इनग्रेस है, ये क्योंकि ये वाली जो पोर्ट है
ठीक है, ये वाली पोर्ट पे हमारा डेटा रिसीव हो रहा है और इस वाली पोर्ट से हमारा डेटा आउट हो रहा है, दूसरे सिस्टम को जा रहा है, तो ये इग्रेस बन जाएगा। और इसी तरह से वाइस वर्सा, जब ये वाला सिस्टम जो है वापस डेटा भेजेगा तो ये इनग्रेस बन जाएगा, और जब ये वाला सिस्टम जो है ये डेटा रिसीव करना शुरू करेगा तो ये इग्रेस बन जाएगा। और ये पोर्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जिस भी पोर्ट के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास हमारी सोर्स पोर्ट होती है। लेट सपोज हम इस पोर्ट के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी पोर्ट जो है हमारे पास सोर्स पोर्ट है, या इस पोर्ट के ऊपर हम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं। मतलब ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस पोर्ट से मेरा डेटा जा रहा है, इससे वापस आ रहा है, और एक ही वायर है तो एक ही वायर पे डेटा जाएगा भी और डेटा वायर वापस भी आएगा, तो हम दोनों पोर्ट्स के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। और जिस पोर्ट के ऊपर से हम लोगों ने मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई है वो हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन स्पैम पोर्ट है, वो यहाँ हमारे पास ये वाली पोर्ट है हमारे पास जो है नीचे आ रही है, जहाँ पे हमारे पास एक IDS सेंसर लगा हुआ है और उसको फिर हम लोग मैनेजमेंट सर्वर के जरिए मैनेज कर रहे हैं। The associate between source port and destination port is called ठीक है, spam session। ठीक है, ये जो हमारे पास एसोसिएशन है between the source port and the destination port is called spam session कहते हैं। in a single session one or multiple ports can be monitored। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोर्ट को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम डिफरेंट और मल्टीपल पोर्ट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। In few Cisco session transfer can be copied to one or more than one destination। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, आप 2 या 3 डेस्टिनेशंस भी लगा सकते हैं जिसपे आप ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। अ वेरिएंट ऑफ स्पैम कॉल्ड रिमोट। अच्छा, रिमोट अभी क्या है कि भाई आर स्पैम क्या है, रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर क्या है, कि अब आपके पास अगर कोई पब्लिक IP है और आप कहीं और से, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सिस्टम ऑफिस में लगा हुआ है और मैं इसको मॉनिटर करना चाह रहा हूँ अपने घर से या कहीं और से बैठ के, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पैम है। इसकी हम अच्छा चलें आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स। अब हमारे पास नेटवर्क मॉनिटर टूल्स कौन कौन से आते हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है वो वायर शार्क और TCP डंप है। वायर शार्क जो है वो हर एक के में यूज़ हो जाता है। हमारे पास विंडोज़ का वायर शार्क आता है, लिनक्स का आता है, मैक के लिए आता है। TCP डंप और ये जो है ग्राफिकल बेस्ड है, इसके ऊपर आप ग्राफिकल फॉर्म में आप नज़र आता है। और TCP डंप जो है ये मोस्टली जो ये यूज़ होता है, ये हम कमांड लाइन के लिए यूज़ करते हैं, लिनक्स के लिए। तो ये दो हम यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में सब ने आप लोगों को वायर शार्क और TCP डंप की थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन दिया होगा, या कोई शायद एक आध लैब भी करवाई भी हो। नेटफ्लो सिस्को का है, ये मैं आप लोगों को अभी लैब में थोड़ा सा दिखा दूंगा कि नेटफ्लो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम एक डेस्टिनेशन बना लेते हैं और उसके बाद हम एक IP दे के जो है उसको पिंग करवाएंगे, तो देख लेंगे कि भाई नेटफ्लो पे क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। देन हमारे पास सिम एंड सॉर आते हैं। सिम हमारे पास आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू मॉनिटर द योर नेटवर्क। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 हैं। इट इज़ कॉमन फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस टू रिलाई ऑन लॉग फाइल्स। ठीक है, ये कॉमन है। मैंने बोला क्या कि लॉग फाइल्स के बगैर हमारा कोई काम नहीं चलता है। एंड सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP जो है हम यूज़ करते हैं। ये जैसे आपको नाम से नज़र आ रहा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कि हम जो है SNMP से अपना नेटवर्क का बिहेवियर को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये वायर शार्क है हमारे पास। ये वायर शार्क आप लोगों ने देखा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, मुझे इतना अंदाज़ा है कि सर ने पढ़ा दिया होगा ये आप लोगों को वायर शार्क। और ये बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन सबको आना चाहिए वायर शार्क। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में होता है जहाँ से हम एक्चुअली हम लोग पैकेट स्निफ करते हैं। ठीक है, जैसे स्निफर डॉग्स होते हैं ना, जो कि आपका सामान सूंघते हैं और उसमें से अगर कोई भी उसको इलीगल चीज़ नज़र की वो स्निफिंग आती है तो फिर वो उसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्शन लेता है। तो ये इसी तरीके से दिस इज़ अ पैकेट स्निफर, हम इसको पैकेट स्निफर कहते हैं। ठीक है ना, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर और पैकेट स्निफर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये पैकेट स्निफर एप्लीकेशन है जिसमें हम पैकेट्स को देख रहे होते हैं कि हाँ भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे पास पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, किस किस्म के पैकेट्स आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। प्रोटोकॉल एंड अदर डिस्प्ले बट इज हैपनिंग ऑन द नेटवर्क थ्रू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो वायर शार्क है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके ऊपर हम पैकेट को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर लॉग्स भी बना रहे होते हैं। हम लॉग्स भी ले सकते हैं इसके, ये लॉग्स ये सेव भी हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है ना, आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, मगर लॉग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि अगर
साजिद जो हैं वो तो प्रैक्टिकल उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो उनको एक दफ़ा उनके मिसपल में जो है वो कोई अटैक हो रहा था, तो उन्होंने नेट फ्लो चलाया था और 2 GB या 4 GB की या 4 TB की उनके पास हार्ड डिस्क थी, जो 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरी भर गई थी। तो ये इतने ज़्यादा लॉग जो है वो जनरेट करता है, मगर लॉग जनरेट होंगे तभी उनको पता लगेगा कि हाँ भाई हम एक्चुअली हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, किस एंड पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर बाद में एनालाइज किया कि हाँ भाई हम लोगों ने कोई जो चीज़ है, जो एड्रेस था वो उसको हम लोगों ने पब्लिक किया हुआ था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था, उसको प्राइवेट करना चाहिए था। फिर उन्होंने इन्हीं लॉग्स में से जो है वो अपना ट्रबल शूट किया कि भाई ये या इस जगह पे हमारे पास एक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, जो कि हम लोग ने पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उसको हमने पब्लिक नहीं करना चाहिए था, हमें उसको प्राइवेट करना चाहिए था। फिर उन्होंने उसको प्राइवेट किया तो फिर वो अटैक आना जो है वो बंद हो गया। तो क्योंकि हमारे पास जितने भी ये अटैकर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा वीक पॉइंट है। वर्नेबिलिटीज़ आप लोगों को पिछली दफ़ा शायद पढ़ाई थी, मैंने ही शायद पढ़ाई थी। वर्नेबिलिटीज़ चेक की जाती हैं कि हाँ भाई मैं किस तरीके से जो है कौन सा डोर है जिसके अंदर से जो है मैं पेनिट्रेट कर सकता हूँ उस नेटवर्क के अंदर। Network protocols analyzer are not only used for security analysis but also used for network troubleshooting। ठीक है ना। तो यही मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि सर साजिद के पास इस तरह का एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस तो हो रही था, मगर उन्होंने जब अपने आप को ट्रबल शूट करने के लिए भी उन्होंने फिर यही यूज़ किया। मतलब कि जो एक तो अटैक तो हुआ उनके ऊपर, अटैक होने के बाद उन्होंने जब उसको ट्रबल शूट करना था, तो ट्रबल शूट करने के लिए भी उन्होंने यही चीज़ों को यूज़ किया, लॉग्स को ही यूज़ किया। मगर लॉग इतने ज़्यादा बन गए कि उन्होंने बस उसको 4 TB की हार्ड डिस्क है, वो बोलते हैं कि 2 या 3 दिन में जो है वो पूरी की पूरी जो है वो फिलअप हो गई थी, इतने ज़्यादा लॉग्स बनते हैं। फिर हम जो है इनको अपने सॉफ्टवेयर एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और एजुकेशनल, मतलब आप लोग जो पढ़ेंगे तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं। एज शोन इन फिगर वायर शार्क यूज, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जी वायर शार्क जो है वो यूज़ होता है विंडोज़ में के लिए में भी यूज़ होता है। आप लिनक्स का भी वर्जन इसका आता है, मैक का भी आता है, सारी की सारी इन्वायरमेंट्स के लिए जो आपके पास वायर शार्क आता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर लर्निंग नेटवर्क प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन। नेटवर्क के प्रोटोकॉल आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इनको भी लर्न करने के लिए काफ़ी एक ये यूजफुल किस्म का टूल है। अच्छा, तो नेक्स्ट टूल हमारे पास जो बात कर रहा है वो टीसीपी डंप की बात कर रहा है। टीसीपी डंप जो है, अब देखें मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था कि ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI है, जिसमें आपको हर चीज़ ग्राफिकल तौर पे नज़र आ रही होती है और हमें कुछ इतनी ज़्यादा तरद्दुद नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ में जो हमें साफ साफ जो है वो नज़र आ रही होती है। मगर टीसीपी डंप जो है वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। करता काम यही है, सेम काम यही करेगा टीसीपी डंप भी, मगर जो है टीसीपी डंप भी क्या है कि इसके लिए आपको सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये CLI बेस्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने दिया हुआ है टीसीपी डंप -IH1 डैश इथरनेट 0 -N, और उसके बाद जो है उसके ऊपर वो आना शुरू हो गया कि लॉग्स आने शुरू हो गए कि भाई ये हो रहा है। दरम्यान में उसने कंट्रोल C करके जो है वो तो ब्रेक किया है, क्योंकि ये चलता जाएगा, और उसके बाद जो बता रहा है कि जी मैंने इतने पैकेट्स वगैरह वगैरह लिए हैं। तो टीसीपी डंप जो है बिल्कुल वायर शार्क की तरह ही है, मगर उसका जो है ये जो है कमांड लाइन है। टीसीपी डंप में मोस्टली जो है यूज़ होता है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और मोस्टली क्या होता है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। मगर हमारे पास इसी का बिल्कुल वेरिएंट आता है जो कि विंडोज़ के लिए है, वो कहलाता है विन डंप। और हमारे पास जो है वो टी शार्क भी आता है। अगर आप वायर शार्क को एज अ कमांड लाइन चलाना चाहते हैं तो टी शार्क के नाम से वायर शार्क की अपनी कमांड आती है, और टीसीपी डंप जो है हम यूज़ करते हैं उस लिनक्स के लिए। नेट फ्लो मैंने आपको बताया था कि अभी इसको थोड़ी देर में देख लेंगे। तो नेट फ्लो हमारे पास क्या है, इज अ सिस्को iOS टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए। ये आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास सिस्को का भी iOS होता है, और हमारे पास एप्पल भी iOS यूज़ करता है। तो कोई बता सकता है कि ये तो कॉपीराइट्स होते हैं, तो दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्को का भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो राउटर्स में यूज़ होता है या स्विचेस में यूज़ होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS। एंड एप्पल जो हमारे पास सिस्टम बनाता है, एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है iOS। दोनों में फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? ये तो कॉपीराइट होते हैं। आप कैसे एक दो कंपनियां से एक ही दो कंपनियां जो है वो एक ही नाम का सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना बना रही हैं, क्यों? कोई बता सकता है? एनीवन? चैट में बता दें। आप लोग हैं सही? कोई मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है?
अच्छा, नो आइडिया सर। चले मैं बता देता हूँ क्या है। जी जी सर, आवाज आ रही है। नो आइडिया। अच्छा, मैं बता देता हूँ क्या है। अच्छा, ये जो सिस्को का iOS है, ये iOS एक्चुअली ये सिस्को का ही है। सिस्को के पास ही पहले कॉपीराइट था इसका, और आज भी कॉपीराइट सिस्को के पास ही है। जब एप्पल ने जब अपना ये लॉन्च किया, तो उसने भी बोला कि भाई मैं भी iOS ही नाम रखना चाहता हूँ। तो ये सिस्को के पास चला गया, उसने बोला कि भाई मैं भी ये नाम रखना चाहता हूँ, कि आप मुझे इजाज़त दे दें। तो जो है सिस्को ने बड़ी दरिया दिली दिखाई, उसने बोला कि ठीक है भाई, आप भी ये यूज़ कर लें, मगर एक शर्त पे मैं आपको यूज़ करने की इजाज़त दे सकता हूँ कि आप आई बड़ा नहीं रख सकते, आई छोटा रखेंगे। ठीक है, तो आप ये ज़रूर गौर करें कभी कि सिस्को का iOS जब लिखा होगा तो कैपिटल आई होगा, और एप्पल का iOS जो होगा तो वो स्मॉल आई होगा। तो ये दोनों में ये फ़र्क है कि सिस्को के ये है एक्चुअली सिस्को का ही है, सबसे पहले सिस्को के पास ही था, मगर उसके बाद एप्पल ने भी अपना बनाया। तो एप्पल ने बनाया तो फिर वही बात थी कि उसने जाके इसको रिक्वेस्ट की कि भाईजान मैं भी अपने सिस्टम का नाम जो है वो iOS रखना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दे दें। तो सिस्को ने दरिया दिली दिखाई और उसको इजाज़त दे दी, मगर एक शर्त वहाँ पे ये लगा दी कि भाई तुम कैपिटल आई यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम स्मॉल आई यूज़ करोगे। तो एप्पल ने बोला ठीक है जी, मैं स्मॉल आई यूज़ कर लूँगा। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। NetFlow Cisco की टेक्नोलॉजी है that provides 24/7 statistics and packets that flows through a Cisco router और मल्टी लेयर स्विच। ठीक है। अच्छा, इस सिस्को का जो ये है, ये मल्टी लेयर स्विचेस के ऊपर काम करता है, या सिस्को के राउटर पे काम करता है। जो आपके पास लेयर 2 के स्विचेस हैं उसके ऊपर काम नहीं करता नेटफ्लो। ठीक है, और ये सिस्को का ही अपना वो है की प्रोडक्ट है। नेटफ्लो इज द स्टैंडर्ड फॉर कलेक्टिंग आईपी ऑपरेशनल डेटा इन आईपी नेटवर्क्स। ठीक हो गया। नेटवर्क फ्लो कैन बी यूज फॉर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क प्लानिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस वगैरह वगैरह, जितने भी हम इसके ऊपर देखना होता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, नेटवर्क की अगर कोई प्लानिंग वगैरह करनी हो तो वो करते हैं, ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं वगैरह। इस तरह की हमारे पास सारी चीज़ें हम नेट फ्लो के थ्रू करते हैं। Although NetFlow stores flow information in a local cache on the devices, it should always be configured for forward data to NetFlow collector. Which अच्छा, NetFlow वगैरह मैंने आपको बताया है कि ये जो है नेटफ्लो जो है हमारे पास लॉग्स बना रहा होता है, और लॉग्स जो हैं वो सारे के सारे अपने कैशे के अंदर पहले स्टोर कर रहा होता है, मगर हमें नहीं चाहिए कि हम कैशे के अंदर उसको स्टोर करवाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैशे फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। तो हम यही चाहेंगे कि जो है कोई भी नीचे हमारे पास कोई डिवाइस लगी हुई हो नेटफ्लो कलेक्टर के नाम से, जिसमें हम नेटफ्लो का डेटा को स्टोर करवाते रहें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटफ्लो कैन मॉनिटर एप्लीकेशन कनेक्शन बाय टेकिंग। अच्छा, आप इसको बाइट्स पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि आप किस तरह किस्म का डेटा चाह रहे हैं, कि आप बाइट्स में चाह रहे हैं कि पैकेट्स पे चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेटफ्लो के ऊपर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर आप वो लगा सकते हैं कि आप बाइट्स में चाह रहे हैं कि जी डेटा जो मैं देखना चाह रहा हूँ, मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, इन बाइट्स में मॉनिटर करना चाह रहा हूँ कि इन पैकेट्स में मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। इट पुशेस द स्टैटिस्टिक्स ओवर टू एन एक्सटर्नल सर्वर कॉल्ड एन नेटफ्लो कलेक्टर। ठीक है ना। ये तो इसके लिए एक अलग से जो है हमें एक सर्वर लगाना पड़ता है जो कि नेटफ्लो कलेक्टर कहलाता है। उसके ऊपर सारे के सारे स्टैट्स फिर हमारे पास आ रहे होते हैं, उसी के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं। सिस्को स्टिल कलेक्ट नेटवर्क स्टैटिक्स टू परफॉर्म एडवांस फंक्शनिंग। अच्छा, ये जो एडवांस फंक्शनिंग में क्या करता है, फ्लो स्टिचिंग करता है, कि ग्रुप कर देता है सारी एंट्रीज जो कि फ्लो में आ रही होती हैं इन फ्लो डुप्लीकेशन। इट फिल्टर डुप्लीकेट इनकमिंग एंट्रीज फ्रॉम द मल्टीपल नेट फ्लो क्लाइंट्स। ठीक है, तो फिल्टर करता रहेगा, अगर आपके पास डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं तो उनको भी फिल्टर करता रहेगा, ताकि जो है वो ज़्यादा आपके पास डेटा, डुप्लीकेट एंट्रीज अगर आती रहेंगी तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे पास। तो हमें यही चाहिए होता है कि भाई डुप्लीकेट एंट्री की जगह एक ही एंट्री आए, तो हम वो ये भी उनको भी फिल्टर कर रहा होता है। नेट स्टिचिंग नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नेट फ्लो को। अच्छा, अच्छा, नेट फ्लो की एक मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक लैब दिखा देता हूँ, फिर विल गोना सी कि होता क्या है। पैकेट ट्रेसर खोल लेते हैं। साइन इन किया हुआ तो था यार, क्या हो गया कि
अच्छा, ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया। मैं एक राउटर लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर हम करेंगे। ये एक हमारे पास स्विच आ गया, और ये हमारे पास ये दो पीसीज है, ठीक है, जिस वजह से डेटा आएगा। और एक पीसी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो कि हमारा नेट फ्लो कलेक्टर होगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर वायर्स लगा लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये है, हम इसको दे देते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2 दे देते हैं इसको। और हमारे पास गेटवे मैं रखूँगा 192.168.10.1, ठीक है। ये मेरा गेटवे आ गया, पहला आ गया। ये वाला मेरे पास आ गया है 192.168.10.3, और गेटवे आ गया 192.168.10.1, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ये वाला जो पीसी मैं बिल्कुल अलग से लगा रहा हूँ, ये हमारे पास नेट फ्लो का पीसी होगा, जिसका हम IP एड्रेस रख रहे हैं 192.168.10.4, ठीक है। और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.10.1, ठीक है। इसके ऊपर जो ये तो हमने इसको दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने नेट फ्लो चलाना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये नेट फ्लो कंट्रोलर नज़र आ रहा होगा। नेट फ्लो कंट्रोलर हम लोगों ने इसको ऑन कर दिया। बस यहाँ तक हमारे पास इतना ही काम था, ये हम लोगों ने सारे दे दिए। अभी हमारे पास राउटर आ गया, तो थोड़ी सी राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं नो इनेबल, अच्छा, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.10.1 और 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारा राउटर के ऊपर लग गया। और इसी के ऊपर जो है हमें क्या करना है, नेट फ्लो कॉन्फ़िगर करना है। IP फ्लो इग्रेस, ठीक है, IP फ्लो इनग्रेस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब हमें आगे देना है कि भाई, अभी हमें यहाँ पे बताना है कि भाई हमारा डेस्टिनेशन IP क्या है, जिसके ऊपर हमने नेट फ्लो का वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कलेक्टर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। डेस्टिनेशन हमारे पास हमने रखा हुआ था 192.168.10.4, 10.4 ही रखा हुआ था। 9996 ये हमारे पास पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर हम लोग दे देंगे। और अभी हम लोग ने इसको डिफाइन करना है कि भाई हम नेट फ्लो के लिए जो है वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। नेट फ्लो एक्सपोर्ट वर्जन 9, ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये हमारे पास जो है, मैंने आपको बता दिया था, ये हमने कलेक्टर बना लिया था यहाँ पे हमारे पास। अब ये देखें, फिलहाल हमारे पास कलेक्टर में कुछ नहीं आ रहा है। मैं जो हूँ इस वाले पीसी से पिंग करवाता हूँ अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे को, जो जिसके ऊपर हम लोग ने वो लगाया हुआ है 192.168.10.1। मैं इसके ऊपर 10 पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, /n 10 पैकेट भेज दो। ये 10 पैकेट हमारे पास पिंग होके चले गए उसके ऊपर। अब हम लोग जरा अपना देखते हैं कि भाई नेट फ्लो में हमारे पास क्या आया है। नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाता है आने में। अच्छा भाई, क्या हो गया, इससे भी पिंग भेज लेते हैं जब तक कि हमारे पास आ जाएगा पिंग 192.168.10.1। इससे भी भेज के देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये देख लूँ कि मैंने IP एड्रेस सही दिया हुआ है। आ जाए यार, क्या हो गया इसमें IP एड्रेस को। हाँ, ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अगर इसके ऊपर ये देखिए, ये ग्राफिकल फॉर्म में आ गया। इसके ऊपर क्लिक करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जी मेरे पास ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आ गए कि भाई IP एड्रेस हमारे पास 192.168.10.3 था।
और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था 10.1 था, और हमारे इंटरफेस हमने कौन सी यूज़ की थी F0/0, ये वाली हमने इंटरफेस यूज़ की थी, ठीक है। और हमारे पास इस वक्त प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ था, 1 का मतलब होता है कि ICMP का प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, ठीक है, ICMP का प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो IP4 का सबनेट मास्क है वो 24 है, ठीक है। बाइट काउंट्स हम लोगों ने कितने भेजे हैं, 512 बाइट्स हम लोगों ने डेटा को भेजा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों ने पैकेट्स कितने भेजे थे, ये 4 पैकेट्स हम लोगों ने दूसरे वाले सर्वर से भेजे थे। हो सकता है कि पहले वाले सर्वर के ऊपर मैंने कोई प्रॉब्लम, पहले वाले उसके जो जिसे हम लोग ने पहले भेजा था उसके ऊपर हम लोगों ने 10 पैकेट्स भेजे थे हम लोग ने, 192.10.3 10.1 आना चाहिए था, 10.3 इस पे भी आना चाहिए था। चलो, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेट फ्लो हमारे पास यही काम, ये देखिए ये हम लोगों ने नेट फ्लो कलेक्टर लगा दिया था। नेट फ्लो कलेक्टर लगाने के बाद हमारे पास जो है हम लोगों ने जो एक पोर्ट में नेट फ्लो, हम लोगों ने स्पैम की बात की हुई थी। स्पैम में हम लोगों ने बोला था कि भाई हम एक पोर्ट के ऊपर यूज़ करते हैं ताकि हम उसको मिररिंग कर सकें उसके ऊपर। और इनग्रेस और ईग्रेस की भी हमने बात की थी कि डेटा इन हो रहा है और डेटा आउट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा होगा, आप अगर गौर से देखो तो फास्ट इंटरनेट 0/0 इस वक्त अप है, और 192.168.10.1 के ऊपर हम लोग ने डेटा को लगाया हुआ है और डेटा को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमारे पास जो डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। तो हम लोगों ने खाली एक अपने सिस्टम से पिंग भेजा था इसके ऊपर, नेट फ्लो के ऊपर, और उसने जो है फिर हमें यहाँ पे ये बता दिया कि भाई ये आपके पास जो है डेटा ये आपके पास आया है, और इधर इस वाले 10.3 से जो है आपने डेटा, इतना डेटा जो है वो ट्रैवल हुआ है आपके पास, 4 पैकेट जो है हमारे पास ट्रैवल हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी लैब थी। सेव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो देख लेते हैं। आवाज़ में बहुत किसी के पास ठीक है, अच्छा ओके, जूम पर दें प्लीज़। खैर अभी तो सेशन शुरू हो चुका है तो जूम पे तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, फ़िलहाल आप लोग इसी से गुजारा करें। सो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले नेट फ्लो को देखा, और नेट फ्लो से हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक्चुअली होता क्या है, और यही सारी चीज़ें जो है एक्चुअली हम लोग देख रहे होते हैं। और फिर हमारे पास जो कुछ दो और किस्म के सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग टूल्स में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर है, वो एक सिम होता है और एक सॉर होता है। सिम एंड सॉर मेरे ख्याल में सर ने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा। सिम क्या होता है कि भाई सिम जो है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, मैनेजमेंट जो भी आपकी इवेंट जो भी हो रहे हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन to provide real time reporting and long term analysis of the security events, ठीक है। SIM system include the following essential function: forensic analysis। forensic analysis मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है कि जब अटैक हो जाता है, अटैक होने के बाद जो सब कुछ हो गया, फिर हम जो है वो फोरेंसिक के लिए भेजते हैं चीज़ों को, फिर वो उसको बाकायदा सारी चीज़ों को खोल के पढ़ा जाता है और देखा जाता है कि हाँ भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हम फोरेंसिक करते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो वारदातें होती हैं तो उसकी भी फोरेंसिक की जाती है। Correlation examines logs and events from different system of application, speeding detection of any reaction of security threat। क्या करता है कोरिलेशन जो है वो आपके जो है लॉग्स और इवेंट्स को जो है वो बहुत सारे सिस्टम से आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 सिस्टम लगे हो सकते हैं, आपके पास कुछ 10 राउटर लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, आपने सबको जो है एक ही जगह पे जो है सारे के सबको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और वो सारे का सारा जो मॉनिटरिंग जो है वो एक ही जगह पे आपकी हो रही है। तो उन सबको देख रहा होता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह जो है वो देख रहा होता है, उसको रिएक्शन उसके अगेंस्ट दे रहा होता है। एग्रीगेशन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इवेंट डेटा बाय कंसोलिडेटिंग डुप्लीकेट इवेंट रिकॉर्ड्स। कंसोलिडेट करता है आपके रिकॉर्ड्स को, डुप्लीकेट इवेंट रिकॉर्ड्स अगर आ रहे होते हैं तो उसको फिर हम लोग कंसोलिडेट कर देते हैं ताकि ज़्यादा डेटा जमा ना हो जाए। रिपोर्टिंग हमें भेजता है, रिपोर्ट देता है उसके अगेंस्ट कि भाई रियल टाइम मॉनिटरिंग को जो है वो समराइज करके जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर ग्राफिकल फॉर्म में और पाई ग्राफ के चार्ट्स के हिसाब में और बाकी सारी चीज़ों में वो हमें दे रहा होता है सारी चीज़ें। सिम एंड सॉर कंटिन्यूस। सिम क्या क्या काम करता है कि भाई जब हम लोग फॉरेंसिक करवा रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो हमें ये भी पता लग रहा होता है कि भाई यूज़र नेम कौन है यूज़र नेम जिसने अटैक करने की कोशिश की है, ये कौन है जो कि हमारे यूज़र नेम जो हमारे इस वक्त डेटा जो हमारे नेटवर्क पे ऊपर आ रहा है वो ऑथेंटिकेशन स्टेटस उसका क्या था, उसकी लोकेशन कौन सी थी,
ठीक है, वो लोकेशन कौन सी है। फिर डिवाइसेस की भी वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है कि भाई वो डिवाइस कैसे, जैसे मेरे पास इस वक्त एचपी की डिवाइस है, एचपी का लैपटॉप वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो वो भी बता देता है। मॉडल कौन सा है ये भी बता देता है, ओएस का वर्जन कौन सा है, आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं। मैक एड्रेस भी बता देता है कि हाँ भाई मैक एड्रेस कौन से मैक एड्रेस से आपसे ये जनरेट हो रही हैं चीज़ें, नेटवर्क कनेक्शन मैटर्स एंड लोकेशन वगैरह ये सब कुछ बता देता है। Posture information such as compliance of the devices with the security policy and update antiviruses, files and OS patches, ये सब कुछ ये बता देता है। SOAR हमारे पास आ गया है, security orchestration and automation and response। सिम एंड SOAR में फ़र्क नहीं है। सिम जो है वो उसका, SOAR जो है वो एडवांस वर्जन है, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हैं कि जी ये इसका अपडेटेड वर्जन है सिम का। मगर सिम में और SOAR में क्या ओनली जो डिफरेंट है वो ये है कि जो SOAR जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है और ये खुद जो है वो लेता है, डिसीजंस लेता है और देखता है कि भाई अगर ये कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको खुद ही एनालाइज करेगा और उसके ऊपर खुद ही जो है पहले तो डिसीजन लेने की कोशिश करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। और अगर वो नहीं रोक सकता तो फिर वो आपके लिए जनरेट करेगा, अलर्ट्स जनरेट करेगा। तो सिम एंड SOAR में, सिम में ये था कि वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रहा होता था, आप सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा रहा होता था और उसके ऊपर डिसीजंस आप लेते थे। मगर SOAR जो है ना, SOAR में खाली आप ये याद रखें कि सिम एंड SOAR में जो फ़र्क है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो और वो खुद ही अपनी डिसीजंस ले रहा होता है। प्रोवाइड्स केस मैनेजमेंट टूल्स दैट अलाउ साइबर सिक्योरिटी पर्सनल्स टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट frequently by integrating threat intelligence into the network security platform, uses artificial intelligence to detect incidents that add in incident analysis and response। ठीक हो गया। automate करता है complex incident response procedures and investigation which are potentially labor intensive tasks performed by, मतलब ये वो सारी की सारी जो है लेबर जो भी है इंटेंसिव टास्क जो है उसको कम कर देता है और खुद भी डिसीजंस ले लेता है, ठीक है। तो सिम में जो है सिम हेल्प एनालिस्ट रिस्पॉन्स टू द थ्रेट, ये एनालिस्ट को हेल्प करता है, खुद ही थ्रेट्स को जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर देता है कि हाँ भाई मैंने अब क्या करना है। कोई भी आपके पास ब्रीच होने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उसने क्या डिसीजन लेना है, ये खुद ब खुद वो खुद डिसीजंस भी ले लेता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिम एंड सच। सिम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सिम के, अब सिम तो हमारे पास वैसे एक वो है, तो हमारे पास इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर सूट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सिम प्रोडक्ट्स के तौर के ऊपर। तो इसमें आपके पास जो दिया गया है, आप लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है आपके कोर्स के अंदर मौजूद है सिक्योरिटी अनियन के नाम से। एक तो आपके पास साइबर सिक्योरिटी का अपना VM मौजूद है और एक सिक्योरिटी अनियन के नाम से भी मौजूद है। उसके अंदर एक सूट मौजूद है, उसको कहते हैं ELK क्या है, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैच एंड किबाना। ये एक सूट है जो कि फ्री टू यूज़ है, ठीक है ना, ये कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है और ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है। क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे लिखा हुआ स्प्लंक एंटरप्राइज। स्प्लंक बहुत ही अच्छा टूल है मगर ये एंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होता है और ये पेड है और ये ठीक ठाक महंगा है, मगर ये यूज़ किया जाता है जो कि आपके एंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। मगर जो मार्केट में इस वक्त यूज़, स्प्लंक अगर आप ख़रीद सकते हैं और अच्छी अगर कोई कंपनी है उस स्प्लंक ख़रीदे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मगर इसी तरीके का हमारे पास एक ELK भी मौजूद है, इलास्टिक सर्च लॉग स्टैच एंड किबाना के नाम से। ये फ्री है, फ्री टू यूज़ है, आप कोई भी बंदा जो है उसको लेके यूज़ कर सकता है। ELK ने जो है ना सबसे पहले हमारे पास इलास्टिक सर्च बनाई थी तो इसकी वजह से उसका नाम इलास्टिक सर्च चलता था, मगर बाद में उसने 2-3 प्रोडक्ट्स और जोड़ दी तो उसने अपने प्रोडक्ट का नाम इलास्टिक कर दिया और प्रोडक्ट्स के साथ आगे वो देता रहा। इलास्टिक सर्च पहली इसने बनाई थी, फिर लॉग स्टैच बनाई थी, किबाना बनाई थी। अच्छा, ये नाम तो इसी तरह से चलते हैं, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैच, किबाना, मगर सबसे पहले जो काम करता है ना वो लॉग स्टैच है। लॉग स्टैश का काम क्या, क्योंकि हमने बोला था कि भाई लॉग्स आएंगे तो उसी के ऊपर हम लोग कोई ना कोई काम कर सकेंगे या कुछ भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके पास सिस लॉग्स आ रहे हैं या एप्लीकेशन लॉग्स आ रहे हैं या कभी नेटवर्क लॉग्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं तो लॉग स्टैश से आ रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो तरतीब है वो जो नामों की तरतीब जो जैसे इन्होंने दी है वो इस तरह से नहीं है। सबसे पहले लॉग स्टैश आएगा, काम में जब शुरू करेंगे तो हम लॉग स्टैश से काम शुरू करेंगे। लॉग स्टैश क्या कर रहा होता है कि भाई इनपुट्स क्या आ रही हैं लॉग्स की, आउटपुट्स क्या आ रही हैं उसकी लॉग्स बनाता रहेगा। लॉग्स बनाने के बाद वो जो है इलास्टिक सर्च को दे देता है। इलास्टिक सर्च क्या कहता है, उसको डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड फुल टेक्स्ट सर्च इंजन है जो कि वो इंडेक्सिंग करके ना अपने डेटाबेस में रखता जाता है
और किबाना जो है, किबाना GUI है, किबाना आपके पास जो है वो GUI फॉर्म में आपको सारी की सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता है, दिखा रहा होता है कि आपके जियोग्राफिकल यूज़र फॉर्म में, ताकि आपको पता लग सके कि भाई आपके सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। तो ये तीन हमारे पास ये इलास्टिक ELK के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें और इसको सिक्योरिटी ऑनियन में जाके देखें कि ये किस तरह से काम करता है। Note: SolarWinds Security Event Manager and Splunk Enterprise Securities are two popular proprietary SIM system used by SOCs। ये दो मैंने आपको बताया है कि भाई ये दो सिस्टम्स हैं जो कि पेड हैं, और पेड स्प्लंक मिल जाता है आपको, क्रैक भी मिल जाएगा आपको, मुख्तलिफ किसी ना किसी टोरेंट साइट से जो है आपको क्रैक मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं स्प्लंक को। मगर ये एक्चुअली इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होता है और ठीक ठाक किस्म का महंगा है। तो इसके अगेन जो हम जो देख रहे होते हैं वो ELK सूट देख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है वो फ्री टू यूज़ है। पैकेट ट्रेसर की लैब थी और वो हम लोग ने कर ली। नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड टूल समरी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने इस वाले उसमें हम लोग ने पढ़ी, और साथ हम लोग ने एक नेट फ्लो की लैब भी करके देखी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर रियल टाइम सिस्टम पर नेट फ्लो भी दिखा दे। मेरे पास कोई भी रियल टाइम सिस्टम इस वक्त नहीं है, मैं स्टैंड अलोन सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो बस ये पैकेट ट्रेसर में मैं इसी तरीके से आपको दिखा रहा था जुनेद। तो रियल टाइम सिस्टम मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं, और अगर मौजूद भी हो तो मैं जिस इन्वायरमेंट में बैठा हूँ VU की, वो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है। तो इसके ऊपर हम लोग खुद से कोई चीज़ नहीं चला सकते जब तक कि हमें ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ती है, और वो हमें इजाज़त देंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है वो किसी सूरत में भी वो नहीं चाहेंगे कि हमारे राउटर और स्विचेस के ऊपर कोई भी मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन करके जो है वो चीज़ें को चेंजेस कर रहा हूँ। तो ये जो पैकेट ट्रेसर है ये बिल्कुल रियल टाइम सिस्टम इसी तरीके से आपको देगा। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन और है मेरा कि मैं जी नेट फ्लो जो है ना डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास, और इंस्टॉल कर रहा हूँ तो जुनेद मेरे आपकी पास आवाज़ नहीं आ रही, विंडोज में प्लीज़ एरर आ रहा है कि हमारा माइक्रो। जुनेद आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर लिख दो। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, कट गई थी दरमियान में। नेट फ्लो की पैकेट ट्रेसर्स पे एरर आ रहा है, किस पे एरर आ रहा है? तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, आप अगर लिख दो तो। विंडोज़ में पैकेट ट्रेसर पे अच्छा रियल टाइम पे आपके पास नेटवर्क है अब। अच्छा ये रियल टाइम तो फिर देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया हुआ है, किस तरह से किया है, क्यों आपके पास एरर आ रहा है। आपने डेडिकेट की है कोई मशीन कि नहीं की है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह राउटर में, क्योंकि मैंने कुछ देखो आपने राउटर में भी मैंने आपके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन की थी, और कुछ राउटर्स ऐसे होते हैं कि जो नेट फ्लो को नहीं चलाते हैं। ठीक है, राउटर की जो पिछली वर्जन्स हैं ना, पुराने वर्जन जो हैं राउटर्स के, वो नेट फ्लो को सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में ये वर्जन 15 या 14 या 15 के बाद से जो है नेट फ्लो आप उसके ऊपर चला सकते हैं। पुराने जो राउटर्स हैं ना उसके ऊपर नेट फ्लो नहीं चलता। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका राउटर आपको वो नहीं दे रहा होगा, इम्प्लीमेंट करना नहीं दे रहा होगा, या उसकी कैपेबिलिटीज़ में नहीं होगा नेट फ्लो। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेट फ्लो जो है ना वो वर्जन 15 या नए राउटर जो हैं उसके ऊपर चल जाता है। बहुत ज़्यादा पुराना अगर कोई राउटर होगा तो उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। सो अगला मॉड्यूल शुरू करते हैं। हमारे पास अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 16। अटैकिंग द फाउंडेशन हमारे पास अगला मॉड्यूल है। अटैकिंग द फाउंडेशन हमारे पास कौन कौन से अटैक्स आते हैं, किस किस्म के अटैक्स आते हैं, और क्या क्या हो रहा होता है, और किस तरह से हमने उसको मिटिगेट करना होता है। तो ये अटैकिंग द फाउंडेशन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है। IP पैकेट डेटा यूनिट देखेंगे हम लोग, ठीक है। IPv4 का हेडर देखेंगे, IPv6 का हेडर देखेंगे। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हेडर्स होते हैं ना, IPv4 का हेडर हो या IPv6 का हेडर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने जब एमफिल कर रहा था, सॉरी एमएस कर रहा था, तो भी ये मुझे पढ़ाया गया है। आपका मतलब IPv4 का और IPv6 का हेडर्स का स्ट्रक्चर जो है ये कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो मैंने मास्टर लेवल में भी IP4 का हेडर पढ़ा जब मैं मास्टर कर रहा था। फिर मैंने एमफिल में या एमएस में दाखिला ले लिया, तो दाखिला एमएस में भी मेरे पास जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें एक नेटवर्किंग का कोर्स था। नेटवर्किंग के कोर्स में फिर उसने हम लोगों को IPv4 का हेडर पढ़ाया। तो ये हेडर बिल्कुल आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो IPv4 और IPv6 का हेडर का स्ट्रक्चर क्या होता है ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे IP वर्नेबिलिटीज़ क्या होती हैं, IP के ज़रिए कौन कौन से अटैक्स आ सकते हैं हमारे पास और अटैक आते हैं, और फिर TCP एंड UDP के जब की वर्नेबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे कि उनके ऊपर कौन कौन से अटैक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं IPPDU, पैकेट डेटा यूनिट। ठीक है, व्हाट इज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस है, मतलब कि ये कोई सिक्योर नहीं होता। IP जो होता है ये खुद कोई इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होती है इसके ऊपर। एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये जब तक कि आप इसके IP के हेडर में आपके पास TCP या UDP नहीं हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। जब तक कि वो TCP अगर उसमें हेडर में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर वो कनेक्शन ओरिएंटेड बन जाता है। मगर खुद IPv4 हो या IPv6 हो, ये दोनों जो हैं ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स होते हैं और सिक्योरिटी भी नहीं होती इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। It provides the necessary function to deliver a packet from a source host to the destination over an interconnected system of networks. आप लोगों को पता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। It makes no efforts to validate whether the source IP connected in a packet actually came from that source. मतलब कि ये इसके लिए कोई वैलिडेट नहीं करता कि हाँ भाई IP का पैकेट जो मैं भेज रहा हूँ वो अब मेरे पास कनेक्शन स्टैब्लिश है कि नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं भी स्टैब्लिश है तो भी ये पैकेट जो है वो भेज देगा। For this reason, threat actor can send packets using a spoof IP or source IP। यही इसी चीज़ को यूज़ करते हुए जो है थ्रेट जो एक्टर्स जो होते हैं वो जो है स्पूफ IP एड्रेस, सोर्स IP एड्रेस जो है वो भेजते हैं। So threat actors can tamper with the other fields in the IP header। IP header के बहुत सारे other fields में भी हम टैम्परिंग कर सकते हैं, टैम्परिंग की जाती है और उसकी इसी को करके फिर हम लोग अटैक कर सकते हैं। It is important for security analysts to understand the different fields in both IP4 and IPv6 headers। सिक्योरिटी एनालिस्ट को कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई IPv4 का हेडर क्या है, उसके अंदर किस तरह से चल रही हैं चीज़ें, और IPv6 का हेडर क्या है। वह हेडर होता क्या है, देखिए आपने एक लिफाफा लिखा, आपने कोई भी TCS के जरिए आपने किसी को भेजना है कोई ख़त, आपने वो ख़त जो है एनवेलप में डाल दिया। एनवेलप के ऊपर फिर आप लिखना शुरू होते हैं, अपना एड्रेस, अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना पोस्टल कोड लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, फिर बैक साइड पे आप लिखते हैं डेस्टिनेशन। अब वो ये हो गया सोर्स हो गई आपकी, और फिर डेस्टिनेशन के बैक साइड पे आप उसका डेस्टिनेशन लिखते हैं, डेस्टिनेशन वाले का नाम लिखते हैं, डेस्टिनेशन वाले का एड्रेस लिखते हैं, डेस्टिनेशन का आप मोबाइल नंबर और पोस्टल कोड वगैरह वगैरह। तो जिससे ये पता लगता है कि हाँ भाई ये इसका सोर्स कौन सा, डेस्टिनेशन कौन सा, और कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से लेके जाना है, फिर वो आगे TCS का काम है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई IPv हेडर जो है ना वो अपने साथ चीज़ें लगाएगा हेडर के अंदर, और वो ताकि उसको पता लगे कि भाई सोर्स कौन सा है हमारे पास, कहाँ से आ रहा है, किधर जाना है और किस तरीके से जाना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हेडर के अंदर आती है। तो अभी हम लोग IPv4 का हेडर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज द IPv4 हेडर। अच्छा, IPv4 का हेडर अगर आप यहाँ पे देखें, ये 20 बाइट इसने बताया कि भाई IPv4 का हेडर जो है वो 20 बाइट्स का होता है। ये मिनिमम 20 बाइट्स का होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 हेडर। तो मैक्सिमम जो है ये 60 बाइट्स तक जा सकता है। ठीक है, ये तो 20 तो होगा 20 से कम नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। मिनिमम 20 बाइट्स तो जाएंगे उसके साथ। मगर उसके अलावा भी जो है आपके पास एक ऑप्शनल फील्ड भी होती है जिसमें आप 40 बाइट्स और यूज़ कर सकते हैं। तो वो 40 बाइट्स अगर आपके पास आ जाए तो टोटल 60 बाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 हेडर, तो ये 60 बाइट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम ऑप्शनल फील्ड को यूज़ कर रहे हैं कि या नहीं यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 12-14 फील्ड, कहीं पे 12 डिफाइन की गई होती हैं, कहीं पे 14 डिफाइन की गई होती हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है ना, 12 है, मगर दरमियान में हम कुछ ऑप्शनल फील्ड को देखेंगे तो 13 हो जाएंगी, और अगर इस दो को आप अलग अलग डिफाइन कर देंगे तो ये 14 हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 या 14 आप
डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 12 भी होती हैं या 14 अगर करना चाहते हैं तो 14 भी सही आंसर होगा। अब उसके अंदर होता क्या है कि वर्जन होता है, इंटरनेट हेडर लेंथ होता है, और ये डिफरेंशिएटेड सर्विस होता है, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल, हेडर चेक सम, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि एनवेलप के ऊपर आपने अपने एड्रेसेस वगैरह लिखे और उसको सेंड कर दिया किसी भी बंदे को किसी भी सिटी के अंदर। तो अभी इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्जन है, वर्जन कंटेन अ 4 बिट। अच्छा, अब ये 4 बिट है। अच्छा, IPv4 नहीं होता, खाली 4 और 6 नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे IP के वर्जन आए थे। के बाद 7 भी आया था, 5 भी है, 3 भी है। तो इस वजह से जो हम सबसे पहला हेडर हम लोग यूज़ करते हैं वो वर्जन का हेडर यूज़ करते हैं। जो IPv6 में भी सब पहला वर्जन जो है हेडर है वो वर्जन का ही हेडर है। और इसको हम बाइनरी में, IPv4 होगा तो हम इसको बाइनरी में चेंज कर देते हैं, 0101 0010, ठीक है, 124, मतलब कि ये आपको डोनेट का बता रहा है कि जी ये 4 है, 124। अगर यहाँ पे जो ये भी दोनों 0110 होगा तो इसका मतलब हो गया ये IPv6 का हेडर है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये बता रहा होता है कि भाई जो पैकेट मैं भेज रहा हूँ वो IP कौन से वर्जन का है, IPv4 का है या IPv6 का है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये 4 बिट का बाइनरी वैल्यू होती है, बिट बाय बिट अगर आप देखें तो ये 1 बिट, ये 2 बिट, ये 3 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट की वैल्यू होती है जो कि बता रही होती है कि भाई कौन से IP का वर्जन आपके पास आने लगा है। इंटरनेट हेडर लेंथ, A 4 bit containing the length of the IP header, the minimum length of the IP header is 20 bytes, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि भाई मैं कितने लेंथ का आपको हेडर भेज रहा हूँ, ठीक है। आप कितने लेंथ का आपके पास जो है वो हेडर आने लगा है, क्या आपके पास 20 बाइट का हेडर आने लगा है या आपके पास 40 का आने लगा है या 30 का हेडर आने लगा है। तो ये इसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई हेडर का साइज कितना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंशिएटेड सर्विस ऑफ डिफसर, ये दोनों हम इसको बोल सकते हैं। पहले हम लोग इसको बोलते थे टाइप ऑफ सर्विस, मगर अब इसका नाम हम लोग ने चेंज कर दिया है और डिफरेंशिएटेड सर्विसेज हम लोगों ने इसका नाम रख दिया, ठीक है। या आप इसको पहले हम टाइप ऑफ सर्विस भी बोला करते थे। ये जो है ये 8 बिट का होता है जिसको हम लोग ने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, मतलब 4 बिट्स हम लोगों ने एक जगह पे ली हुई हैं, 2 बिट्स हम लोगों ने एक जगह पे ली हुई हैं। 4 बिट्स जो है 8 बिट का है, 6 हम लोगों ने एक जगह पे ली हुई हैं, 2 बिट्स हम लोगों ने एक जगह पे ली हुई हैं। The six significant bit of the diffser field are the differentiated service code। ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे बताता है कि भाई किस किस्म का डेटा आने लगा है, वॉइस ओवर IP है आपके ऊपर आने लगा है, या आप डेटा स्ट्रीम का आ रहा है, या फिर आपने वॉइस ओवर IP है, मतलब डेटाग्राम किस टाइप का है, डेटा किस टाइप का आपके पास आ रहा है, उसकी प्रायोरिटी किस तरह से फिर आपने, हम लोग जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस में फिर अगर आपके पास आ जाए तो फिर अगर वॉइस ओवर IP आए तो उसके ऊपर उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, या बाकी सबको रोक देता है और फिर उसको जो है वो आगे जाता है, क्योंकि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। 6 बिट हम लोग ने इसके लिए यूज़ कर लिए, और 2 बिट हम लोग ने यूज़ 2 बिट हम यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल बिट्स होती हैं ACN के लिए। ये क्या काम करता है, ये कंजेशन नोटिफिकेशन होती है। कंजेशन नोटिफिकेशन ये क्या होती है कि अगर आपके नेटवर्क में डेटा की को कंजेस्ट होना शुरू हो जाए, कंजेशन आने शुरू हो जाए, तो ये यहाँ पे बताता है कि भाई डेटा को रोको या फिर जो है पैकेट्स को तोड़ो और पैकेट्स के साइज को कम करो, ताकि जो है मैं, क्योंकि मेरे पास कंजेशन है इस वक्त। और ये ऑप्शनल बिट होती हैं, यूज़ कभी अगर कंजेशन आ रही हो तो फिर ये यूज़ किया जाता है। टोटल लेंथ हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे पास पैकेट का जो साइज है, हमारे पास जो एक मैक्सिमम पैकेट हम लोग भेज सकते हैं वो 65,535 का होता है, ठीक है। अगर 65,535 बाइट का होता है, और उसके अंदर ये भी बता रहा होता है कि भाई आपका हेडर की कितनी फील्ड है, मैंने हेडर कितना रखा हुआ है, और हम लोगों ने पैकेट मेरे पास कितना है। जैसे आप लोगों ने एनवेलप पे देखा है ना, वहाँ पे सीजर बनी होती है। सीजर का मतलब होता है कि यहाँ से तोड़ें, यहीं से काटें, मतलब कि जब पैकेट आपके पास डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसको हेडर तो उसकी जरूरत नहीं है, डेस्टिनेशन तक तो वो पहुंच गया। अब उसको सबसे पहले तो हेडर को खत्म करना है। तो अगर वो हेडर उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये 30 बाइट का है कि 20 बाइट का है, तो कितने बाइट्स को खत्म करे। अगर वो 20 बाइट का था और उसने 30 बाइट खत्म कर दी, मतलब कि डेटा भी उसने कुछ खत्म कर दिया। तो इस वजह से उसको लगा के भेजना पड़ता है कि हाँ भाई इतने बाइट का हेडर हम लोग भेज रहे हैं, और आपने इतने बाइट, आज जब आपके पास पहुंच जाए तो आपने इतनी बाइट का हेडर जो है वो डिस्कार्ड कर देना है, शुरू के इतने बाइट जो है वो आपने डिस्कार्ड कर देने हैं, वो हेडर है। तो यहाँ पे हम टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट साइज डिफाइन कर रहे होते हैं इस वाली फील्ड के अंदर। आइडेंटिफिकेशन फ्लैग एंड फ्रैगमेंट ऑफसेट,
ठीक है। एन आईपी पैकेट मूव्स, इट माइट नीड टू क्रॉस अ रूट दैट कंटेन्स हैंडल द साइज ऑफ द पैकेट। अच्छा, होता क्या है, हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है, डेटा को हम तोड़ते हैं, पैकेट्स को फर्दर भी तोड़ा जा सकता है। इसकी भी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि लेट सपोज हम 6-7 दोस्त जा रहे हैं, किसी भी आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, मगर एकदम किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे जो है रूट बहुत ज़्यादा तंग है, नैरो है, गली बहुत नैरो है, उसके अंदर से हम सारे नहीं गुजर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 गुजरना शुरू करेंगे, और जब वो गली ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी यही काम हो रहा होता है कि अगर वहाँ पे डेटा कंजेस्ट हो रहा है या उसको और फ्रेगमेंट करने की कोशिश, या फिर वो हो सकता है कि राउटर आप अगर 565,535 का पैकेट पूरे का पूरा भेज दें तो वो उसको नहीं ट्रीट कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई इसको और तोड़ो, तो वो उसको और ब्रेक आउट करना, स्मॉलर पैकेट्स में ब्रेक आउट करना शुरू करेगा। तो उसके साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन लगाएगा कि भाई ये पैकेट का पहला वो है, फिर दूसरा है, फिर ये इस पैकेट का पहला है, इस पैकेट का दूसरा है, इस पैकेट का तीसरा है, ताकि जब वो अगली जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहीं पे उसको देख के पता लग जाए कि भाई ये इस पैकेट के ये फ्रैगमेंट्स हमारे पास, ये सेगमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको जो है वो वहाँ पे देख के फिर दोबारा से रीअसेंबल कर सके। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। टाइम टू लिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, एक चीज़ होती है, मैंने पैकेट भेजा जुनेद को, जुनेद ने आगे किसी और को भेज दिया, और जुनेद को मेरे पास एक पैकेट आया था कि भाई इसको भेजना है, मैंने जो है वो आगे जुनेद को भेज दिया। जुनेद ने देखा कि भाई, उसने बोला यार ये तो मुझे पता नहीं कौन है, चलो जो भी मेरे पास डिफॉल्ट रूट है मैं डिफॉल्ट रूट पे भेज देता हूँ। उसने डिफॉल्ट रूट पे भेज दिया। डिफॉल्ट रूट वाले ने देखा कि भाई वो ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई इसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहता है चलो मैं भी इसको डिफॉल्ट रूट पे भेज देता हूँ। वो चौथे नंबर वाले के पास चौथे राउटर के पास पहुंच गया। चौथे राउटर ने देखा कि भाई ये तो मेरे पास भी मुझे नहीं मिल रहा, मैं इसको वापस जो है सुमेर साहब को भेज देता हूँ। वो वापस मेरे पास आ गया। तो अब ये एक लूप में फंस जाएगा राउटर जो पैकेट है, मतलब वो कभी भी सारी पूरी जिंदगी जो है वो डिलीवर नहीं हो सकेगा, वो एक लूप में ही फंस जाएगा। अगर लूप में फंस जाता है तो फिर नेटवर्क को कंजेस्ट करेगा। इसी तरह से अगर पैकेट फंसना शुरू हो जाते हैं लूप के अंदर, तो ये डेटा आपके की बैंडविड्थ को कम करते हैं और आपके नेटवर्क को कंजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड कम आना शुरू हो जाती है। तो टाइम टू लिव क्या होता है कि हम एक टाइमर लगा के उसके साथ भेज देते हैं कि भाई ये हर राउटर के ऊपर इसको एक कम करते रहो, ठीक है, TTL डिक्रीमेंट टू 0। अब वो जैसे ही वो कम होता जब है वो 0 पे पहुंचेगा, और जिस राउटर के पास वो पहुंचेगा और वो देखेगा कि भाई इसका टाइम तो है वो 0 हो गया, वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा कि भाई ये अब कहीं नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो उसको जिसका टाइमर जो है TTL वैल्यू 0 हो जाती है, उसको जो है वो ड्रॉप कर देता। इससे हम नेटवर्क कंजेशन से बच जाते हैं। लूप में जो फंसे हुए पैकेट होते हैं वो लूप में फंसते नहीं हैं, वो जो है उनके अगर कोई भी डेस्टिनेशन उसको नहीं मिल रही होती तो वो लूप में फंसते नहीं हैं, वो खुद ब खुद डिस्कार्ड हो जाते हैं। प्रोटोकॉल में हम बताते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को TCP वो बताया, नेट फ्लो बताया था। नेट फ्लो में मैंने आपको दिखाया था ना कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई किस चीज़ का पैकेट है। मैंने आपको लिखाया था वहाँ पे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ था 1, ठीक है। वहां पे आपने देखा प्रोटोकॉल में आप लोगों ने गौर किया हो तो वहां पे लिखा हुआ था 1। प्रोटोकॉल कौन था? 1। मैंने आपको बताया था कि भाई ये ICMP का पैकेट है, क्योंकि ICMP क्या करता है, पिंग और आर्क को देखता, तो ICMP के लिए वो 1 यूज करता है, ठीक है। और TCP का अगर पैकेट आ रहा होगा तो वहां पे आपको प्रोटोकॉल में नजर आएगा कि 6 का पैकेट आया है, तो 6 वहाँ TCP का कोड कर रहा होता है। और UDP का अगर पैकेट आ रहा होगा तो 17 उसका वैल्यू होती है, कोड वैल्यू होती है, 17 होती है। तो इसी तरह से वो प्रोटोकॉल बता रहा होता है कि भाई ये किस प्रोटोकॉल के लिए हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा या पैकेट है, ये किस प्रोटोकॉल का पैकेट है। या अभी हम लोग ने नेट फ्लो में बकायदा इसको देखा है। ICMP पे हम लोग के पास 1 आ रहा था, वहाँ पे प्रोटोकॉल जो है वो 1 आ रहा था, जिसका मकसद था कि जी ये ICMP का पैकेट है। फिर हमारे पास हेडर चेकसम आता है। चेकसम क्या होती है? देखें, जो पैकेट में जो दौरान ट्रैवल जो है, अगर उसके अंदर कोई डेटा करप्ट होता है या कोई एरर आता है, और एरर आने की वजह से जो है हेडर की फीड्स ख़राब हो जाती हैं, तो क्या करते हैं कि एक एल्गोरिथम होता है, हम एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं वहीं पे कि जी मैं हेडर का एक चेकसम निकाल लेते हैं। उसका एक अपना प्रोसीजर होता है कि जी इसको मॉड लेके और फिर इस तरह से करके हम एक बाकायदा एक चेकसम निकाल लेते हैं। चेकसम निकाल के जो है वो वैल्यू जो है वो उसके हेडर के अंदर रख के जो है वो भेज देते हैं। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वो खुद अपनी दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करता है, हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, और फिर अपनी वैल्यू को इस चेकसम वैल्यू के साथ मैच करता है। अगर वो तो चेकसम वैल्यू मैच हो जाती है तो वो लगता है बिल्कुल ठीक है भाई, ये जिसमें विदाउट एनी एरर जो है ये पैकेट मेरे पास आया है। अगर इसकी चेकसम वैल्यू दोनों की आपस में कंपेयर नहीं हो रही होती तो ये बोलता है कि दौरान ट्रांसमिशन कोई ना कोई एरर आया है,
और जिसकी वजह से जो है ये डेटा सही नहीं आया तो दोबारा रीट्रांसमिट की जो है वो रिक्वेस्ट भेज देता है कि जी मेरे पास ये डेटा सही नहीं आया है। डेटा को चेक करने के बड़े सारे मेथड होते हैं। एक हमारे पास पैरिटी बिट का भी होता है, फिर इको चेक भी होता है, फिर चेकसम भी होता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये चेकसम ही यूज़ करते हैं। ये चेकसम हम लोग निकाल लेते हैं, एक ये इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू हम उसमें लगा के भेज देते हैं इस फील्ड में, और फिर जब वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है तो वो खुद भी फिर निकाल लेता, दोबारा कैलकुलेट करने के बाद दोनों चेक कर लेता, और कोई एरर आता है तो रीट्रांसमिशन के लिए जो है वो दोबारा भेज देता है। सोर्स IPv4 एड्रेस में ये तो आप लोगों को पता होगा कि भाई ये 32 बिट का सोर्स होता है कि किस जगह से आ रहा है, उसका IP एड्रेस होता है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस हमारे पास होता है कि भाई वो भी 32 बिट को होता है कि मेरी डेस्टिनेशन पैकेट का कौन सा है। ऑप्शंस एंड पैडिंग, दिस फील्ड दैट वेरीज इन लेंथ फ्रॉम 0 टू मल्टीप्लाई ऑफ 32 बिट्स इफ द ऑप्शन वैल्यूज आर नॉट, तो ये हमारे पास ऑप्शन फील्ड्स होती हैं। अगर हम सिक्योरिटी वगैरह लगाना चाह रहे हैं या बाकी अगर कोई और चीज़ हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शंस के अंदर हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 40 बिट्स का होता है। ठीक, सो यहाँ पे हमारे पास IP4 का पैकेट, हमारे पास IP4 का जो है हेडर ख़त्म होता है। ये जितनी भी फील्ड्स थी हम लोग ने देख ली। अभी हमारे पास IPv6 का हेडर आ रहा है। IPv6 का हेडर अगर देखें तो हमारे पास IPv6 का हेडर, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि भाई IPv6 का हेडर जो है वो फिक्स्ड साइज़ का है, कोई वेरिएबल साइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़ा चढ़ा नहीं सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। 40 बाइट्स का फिक्स्ड है। ये 40 बाइट से ना कम होता है, ना ज़्यादा होता है, ना कुछ और कर सकते हैं, बस 40 बाइट का ही रहेगा। अब अगर आप ये देखें तो हम लोग ने यहाँ पे फील्ड्स, वहाँ पे 14 फील्ड्स थी तकरीबन, यहाँ पे हम लोग ने फील्ड्स बहुत कम कर दी हैं। IPv6 में हम लोग ने फील्ड्स बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं, जिसमें हमारे पास एक वर्जन है, फिर ट्रैफिक क्लास है, और फिर हमारे पास जो है फ्लो लेबल है, और इसी तरीके से जो है हमारे पास पेलोड लेंथ है, और हेडर, नेक्स्ट हेडर है, हॉप लिमिट है, सोर्स IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है। वो 32 बिट का IP4 जो है वो 32 बिट का है, और ये 128 बिट का है। तो ये साइज बहुत बड़ा है, मगर इसका जो हेडर है वो हम लोग ने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एक सबसे ज़्यादा आसानी भी ये हो गई है कि भाई ये सबसे ज़्यादा ये छोटा हो गया है हेडर, जिसकी वजह से थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, ये काफ़ी फास्ट है। सबसे पहले मैंने आप लोगों से वही बात की कि भाई वर्जन आता है, वर्जन आ रहा है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो देख लेते हैं पहले। ये वो यूज़ होते हैं, काफ़ी जगहों पे यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा इनके यूजेज नहीं है, मगर ये बनाए गए हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये सबसे पहला वर्जन है। मैंने आपको बता दिया था कि भाई बाइनरी नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग जो नंबर्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं बाइनरी के अंदर। तो 6 का बाइनरी नंबर होता है 0110। ठीक है, तो 0110 में हम लोग लगा के भेज देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो डेस्टिनेशन है उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये IPv वर्जन 6 का मेरे पास हेडर आने लगा है, या मैं IPv वर्जन 6 का पैकेट आने लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता था। ट्रैफिक क्लास क्या है? ये जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ना, क्या हम लोग ने पढ़ा था, एक कंजेशन पढ़ा था और DSCP पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, उसी तरीके का है। The 8 bits are divided into two parts. The most significant are used for type of services. ठीक है, तो ये वही टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज कर रहा होता है। पहले 6 पार्ट जो है हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज हो रहे होते हैं, कि जी किस किस्म की सर्विस आ रही है, वॉइस ओवर IP की है, या फिर हमारे पास खाली ऑडियो की है, या वीडियो की है, वगैरह वगैरह किस किस्म की है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो 2 बिट्स हैं इसके अंदर, वही 2 बिट जो है वो आपके कंजेशन के लिए यूज़ हो रही होती हैं। ट्रैफिक क्लास, और जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसका नाम खाली चेंज कर दिया, नाम हम लोग ने ट्रैफिक क्लास कर दिया। वहाँ पे हमारे पास था DSCP था, ठीक है ना, मगर यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया। वहाँ पे हम लोग उसको टाइप ऑफ सर्विस बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसको ट्रैफिक क्लास बोल रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो लेबल। दिस 20 field bit suggests that the all packet with the same flow label receive the same type of handling by the router। मतलब कि जो पैकेट आपके पास जो फ्लो कर रहा है आपके उसके ऊपर, डेटा नेटवर्क के ऊपर, उसको में पैकेट्स को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको और डिवाइड कर रहे हैं फर्दर, तो उन सब का जो है फ्लो का लेबल एक जैसा हो, ताकि जो है वो जब अगले राउटर पे के पास पहुंचे तो उसको हैंडल करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है पेलोड लेंथ। द 16 बिट इंडिकेट द लेंथ ऑफ द डेटा पोर्शन, और पेलोड ऑफ द, पेलोड हम लोग बोलते हैं टोटल जो हमारे पास वो आ रहा है, डेटा जो आ रहा है,
वो जो है वो कितना हमारे पास लेंथ उसकी क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट हमारे पास क्या आ रहे हैं, ताकि वो हेडर को निकाल सके और अपने चीज़ों को देख सके कि जी मुझे हेडर इतना निकालना है और मेरे पास टोटल इतना बच जाएगा पीछे। नेक्स्ट हेडर इज द 8-bit फील्ड इज इक्वल टू द IP44 प्रोटोकॉल फील्ड। ठीक है ना, मैंने बताया था, मैंने आपको वहाँ बताया था कि भाई नेक्स्ट हेडर का क्या मतलब है कि प्रोटोकॉल फील्ड ये बता रहा होता है ICMP का पैकेट आ रहा है, TCP का पैकेट आ रहा है, UDP का पैकेट आ रहा है, किस किस्म का जो है वो पैकेट आ रहा है वो बताता है। It engages the data payload type that the packet is carrying, labeling the network layer to pass the appropriate upper layer protocol। ठीक है ना, तो वही आपको बता रहा है कि भाई अगर ICMP का पैकेट है या TCP का पैकेट है तो मुझको कौन सी लेयर के ऊपर जाना है वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे नेक्स्ट हेडर के ऊपर आ रही होती हैं। हॉप लिमिट हमारे पास TTL, वहाँ पे हमारे पास TTL था, यहाँ पे हमारे पास हॉप लिमिट आ गया। TTL क्या था, टाइम चल रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हॉप काउंट कर रहे होते हैं। हॉप काउंट क्या होता है कि हम यहाँ पे राउटर्स को काउंट कर रहे हैं कि भाई हम उसके साथ लगा के भेज देते हैं कि भाई 255 राउटर्स जो है ये दरमियान में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मतलब तो 255 राउटर जो हैं वो दरमियान में गुजर सकते हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग ने उसने जो एक पैकेट है वो गुजरना शुरू होता है तो वो 255 से कम होना शुरू होता है, होता अगर वो अपनी डेस्टिनेशन पे, और 255 बहुत ज़्यादा होते हैं, 255 से पहले ही आपका अगर डेटा पहुंचना होता है तो पहुंच जाता है, और अगर वो नहीं पहुंचता तो फिर वो हॉप लिमिट जो है वो जैसे ही 0 होगी तो वो वहाँ पे डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, आपके पैकेट को सॉरी डिस्कार्ड कर देगा। देन हमारे पास वो ये 128 बिट की थी फीड, वहाँ पे 32 बिट की है, यहाँ पे 128 बिट की है। और सोर्स IPv6 का एड्रेस है और डेस्टिनेशन का जो है वो IPv6 का एड्रेस है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू IPv6 एंड IPv4 हेडर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो 16.2 IP वर्नेबिलिटीज की, कौन कौन से अटैक्स आते हैं IP की वजह से। ठीक है, ICMP एक्चुअली मेनली जो हम बात करेंगे ICMP के ऊपर जो अटैक्स आते हैं वो कौन से होते हैं। अच्छा, एक जो अटैक बहुत ज़्यादा जो दुनिया में आता है वो DDoS अटैक है या DOS अटैक है। ठीक है, और वो DDoS अटैक है, अब ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे DOS अटैक से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, DOS अटैक या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ICMP अटैक है। ICMP अटैक में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जी जो बंदा होता है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि वो पिंग भेजता है, पिंग भेजने के बाद पिंग ने लाजमी रिप्लाई करना ही होता है, इको करती है वो। ठीक है ना, ये आपका मैंने यहाँ से पिंग भेजा दूसरे सिस्टम को तो उसने मुझे वापस इको करके भेज दिया कि हाँ भाई कनेक्टेड है कि नहीं है। तो वो हम वहाँ पे देखते हैं, अगर पिंग का रिप्लाई हमारे पास आ रहा होता है तो फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई ये लाजमी ये मैं इसको जो है विक्टिम बना सकता हूँ अपना। तो जनरेट ऑफ DOS अटैक जो है मैं फ्लड कर सकता हूँ, डेटा फ्लड कर सकता हूँ उसके ऊपर। फिर DOS अटैक्स क्या होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है कि हम जो है कोई भी एक सिस्टम है, जैसे मैं एक सिस्टम में लेके बैठा हूँ, मैं किसी और सिस्टम पे बल्क में डेटा डालना शुरू कर दूँ, बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा डालना शुरू कर दूँ, तो वो क्या होगा कि एक वक्त पे जाके जो है वो कंजेशन आ जाएगी उसके ऊपर और उसकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगी। जिस तरह से अगर मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पे इस वक्त पढ़ा रहा हूँ तो आधा पौना घंटा हमने देखा होता है कि भाई अमूमन जो है घंटा जो भी है वो स्टूडेंट बर्दाश्त कर लेता है, घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो ऊँगना शुरू कर देगा, वो 2 घंटे के बाद वो ऊँगने के बाद वो बाकायदा लेट जाएगा और 2.25 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो थोड़ी देर बाद बाथरूम का बहाना करके बाहर निकल जाएगा। तो मतलब उसके रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो अब इतना नहीं संभाल सकता है। तो ये यहीं पे ये DOS अटैक्स क्या होते हैं कि वो एक सिंगल यूजर जो है वो बैठ के इतना डेटा डालना शुरू कर दे किसी भी इसके ऊपर कि वो उसके रिसोर्स जो है एग्जॉस्ट हो जाए, वो उसको संभाल ना सके, तो ओवरऑल क्या होगा कि वो उसकी सर्विसेज बैठ जाएंगी। और इसी तरीके से वो डिनाइल ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में दोनों में फ़र्क खाली ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में हम ज़ॉम्बीज क्रिएट करते हैं। ज़ॉम्बीज क्या होते हैं कि जैसे मैं अभी किसी बड़े नेटवर्क को टारगेट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज याहू को नेटवर्क, और याहू पे एक दफ़ा वैसे हो भी चुका है, याहू पे करना चाहता हूँ, गूगल पे करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है, मैं अपने सिस्टम से इतना डेटा नहीं भेज सकता हूँ कि मैं उस याहू को बिठा दूँ या गूगल को बिठा दूँ उसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी फाइल वगैरह अटैच करके बहुत सारे लोगों को भेजूंगा, जो कि बाद में वो जो फाइल को खोलेंगे तो वो मैं उनका मास्टर बन जाऊंगा, वो मेरे ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। फिर हम सारे मिल के जो है ना किसी भी एक सर्वर के ऊपर जो है वो डेटा को डालना शुरू करेंगे, मतलब वो पूरी दुनिया से फिर जो है वो डेटा को डालना शुरू करते हैं।
जॉम्बीज़ बना के, बहुत सारे जो हैं जॉम्बीज़ बना लेते हैं पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ उनको टारगेट मिलता रहता है और उसको अचीव करते रहते हैं, उसको अपना जॉम्बी बना लेते हैं। जॉम्बी बनाने के बाद वो सारे के सारे जो हैं वो डेटा डालना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। और लाजमी वो पर्टिकुलर सिस्टम वो कितना भी बड़ा हो, वो कुछ ना कुछ देर बाद जो है वो इतना ज़्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर सकेगा और वो जो है वो बैठ जाएगा, उसकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगी और उसकी क्या होगा, वो होता कुछ नहीं है, बस उसकी सर्विसेज बंद हो जाती। मतलब जैसे अगर मैं गूगल पे डेटा डालना शुरू कर दे कोई बंदा और बहुत ज़्यादा मिलियन और बिलियंस ऑफ डेटा आना शुरू हो जाए उसके ऊपर एक वक्त के अंदर, तो क्या होगा कि भाई उसका जीमेल भी बैठ जाएगा, उसका यूट्यूब भी बैठ जाएगा, उसकी बाकी सर्विसेज भी, गूगल मीट भी उसकी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, तो लोगों को सर्विसेज मिलना बंद हो जाएंगी, उसकी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी। बाद में उसको जो है वो देख के मॉनिटर करके और जो है वो उसको रिकवर कर लेते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे डेंजरस नहीं होता, मगर ये आपकी जो है ना क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। एड्रेसेस स्पूफिंग अटैक में हम क्या काम करते हैं कि भाई हम आईपी एड्रेसेस को भी स्पूफ कर सकते हैं। वो मतलब कि मैं कोई बैठा हूँ, मैंने कि आपके सिस्टम के ऊपर मॉनिटरिंग लगाई हुई है और मैं देखता हूँ कि भाई मैं अपना आपका आईपी एड्रेस अपने आईपी एड्रेस के ज़रिए यूज़ करके जो है वो स्पूफिंग कर रहा होता हूँ, या आईपी स्पूफिंग भी हो जाती है। एड्रेस में आईपी में भी आ जाता है और मैक एड्रेस स्पूफिंग भी आ जाती है। मैं आपका मैक एड्रेस अपने मैक एड्रेस दोनों को चेंज करके आपका मैक एड्रेस बना लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं जो डेटा आ रहा होता है वो मुझे आ रहा होता है, या मैं उसी के ज़रिए जो है आगे स्पूफिंग कर रहा होता हूँ। मैन इन द मिडल अटैक भी सेम इसी तरीके का है कि मैं इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं और आप, मेरे और आपके दरमियान में कोई तीसरा बंदा बैठा है जिसका मुझे पता नहीं है और वो हमारी सारी जो है बातों को सुन रहा है और हमारी सारी चीज़ें जो है वो देख रहा है। तो दरमियान में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि हमारी सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है। सेशन हाईजैकिंग अटैक, इस वक्त हमारा एक सेशन चल रहा है, तो वो सेशन को अगर आप हाईजैक कर लें तो दैट इज कॉल्ड अ सेशन हाईजैक अटैक। थ्रेट एक्टर गेन एक्सेस टू द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है, एंड देन यूज अ मैन इन द मिडल अटैक टू हाईजैक द सेशन, ठीक है। तो एक्सेस कर लेते हैं ये लोग, किसी भी फिजिकल नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं। फिजिकल नेटवर्क में इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो भी पोर्ट्स आपकी उस वक्त यूज़ ना हो रही हों, मतलब अगर लेट सपोज हमारे पास स्विचेस लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी पोर्ट्स तो कुछ यूज़ हो रही हैं, कुछ अनयूज्ड पड़ी हुई हैं, तो उसको हमेशा शट डाउन करके रखना चाहिए, उनको जो है ऑन नहीं रखना चाहिए, उनको बंद करके रखना चाहिए। इसी तरह राउटर पे अगर कोई भी इंटरफेस है जो यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको भी शट डाउन मोड में रखना चाहिए, ठीक है, जैसे सेशन हाईजैकिंग अटैक। तो आईसीएमपी अटैक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि होता क्या है कि भाई हम जो है वो पिंग भेजते हैं, ठीक है ना, और उससे पिंग के जब रिप्लाई आएगा तो उसको मैं हाईजैक कर लूँगा और उससे जो है फिर डेटा डॉस अटैक जो है वो चलाऊँगा। आईसीएमपी वाज डेवलप्ड टू कैरी डायग्नोस्टिक मैसेज टू रिपोर्ट एरर कंडीशन व्हेन होस्ट। अच्छा, आईपीएमपी यूज़ तो इसीलिए होता है ना, मैंने आपको बताया था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज़ क्यों होता है। ये हम ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका ये पिंग है। पिंग हम देखते हैं, अब कनेक्टिविटी में सुबह सुबह जब मैं आया तो मैं सबसे पहले देख रहा था कि भाई आज मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा, तो मैंने सबसे पहले पिंग ही किया है कि मेरे सर्वर को पिंग कर रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं कर रहा। और उसके बाद मैं आर्क चला के देख लूँगा कि हाँ भाई आर्क रिक्वेस्ट क्या क्या आ रही हैं और किस तरह से हमारे पास चीज़ें चल रही हैं। तो आईसीएमपी हमारे पास जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल ये काम करता है। द पिंग कमांड इज यूजर जनरेटेड आईसीएमपी मैसेज कॉल्ड एन इको रिक्वेस्ट। इको मैंने वो बताया ना कि जी वो मुझे इको देगा, जैसे हम किसी पहाड़ पे खड़े होकर अगर आवाज़ लगाए तो वापस आ जाती है, तो इको देता है। द थ्रेट एक्टर यूजेस आईसीएमपी फॉर रिकॉग्निशन एंड स्कैनिंग अटैक्स, ठीक है ना। तो आईसीपी जब मेरे पास पिंग आएगा सबसे पहले तो मैं पिंग भेजूंगा ना, पिंग में अगर मेरे पास पिंग का रिप्लाई आता है तो फिर मैं हाँ उसके ऊपर स्कैन करूंगा, एन मैप के जरिए स्कैन करूंगा कि हाँ भाई अब मैंने इस सिस्टम से पिंग तो मुझे आ गई है, अब मैं ये देखता हूँ कि भाई इधर कौन कौन सी जो है पोर्ट्स ओपन है और मैं किस तरीके से जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता हूँ। थ्रेट एक्टर आल्सो यूज आईसीएमपी फॉर डॉस एंड डीडॉस अटैक्स एज शोन इन द आईसीएमपी। और हम जो है फिर जब पिंग आ गई उसके बाद हमने एन मैप चला के पोर्ट स्कैन कर ली, फिर हम अब डीडॉस अटैक भी चला सकते हैं और डॉस अटैक भी चला सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हमारे पास हैं कि भाई जो हमारे पास नहीं, जो कि थ्रेट एक्टर के पास इंटरेस्टेड मैसेज आते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई अब मैं देख रहा हूँ मैंने पिंग भेजा है, अब मेरे पास रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, तो फिर मैं ये देखूंगा कि मैंने आगे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। मैं इको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अगर वो मुझे रिप्लाई कर देता है तो फिर होस्ट वेरिफिकेशन एंड डॉस एंड डीडॉस अटैक हम कर सकते हैं। ICMP अनरीचेबल, दिस इज यूज्ड टू परफॉर्म नेटवर्क रिकॉग्निशन स्कैनिंग अटैक। ICMP अनरीचेबल हुआ, मैंने उसके ऊपर फिर nmap चलाना कि मैं देखूंगा भाई और कौन कौन सी पोर्ट्स मेरे पास जो है
ओपन है। ICMP मास्क रिप्लाई, दिस इज यूज टू मैप एन इंटरनल IP नेटवर्क, ठीक है ना। मास्क चढ़ा के हम भेज देते हैं उसके ऊपर, अपना मास्क चढ़ा किसी और का मास्क चढ़ा के जो है फेस ऑफ करके भेज देते हैं। ICMP redirect है, this is used to lure a target host into sending all traffic through a compromised devices and create a man in the middle attack, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। ICP राउट डिस्कवर, ICMP का हम लोग ने राउट को देखना होता है कि बोगस राउट हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं कि भाई उसको लग रहा होता है कि जी मैं किसी लेजिमेट जगह से मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, मगर एक्चुअली जो है वो उसके ऊपर बोगस जगह से जो है वो ट्रैफिक आ रही होती है। देन हमारे पास आता है एम्प्लीफिकेशन रिफ्लेक्शन अटैक्स। एम्प्लीफिकेशन और रिफ्लेक्शन अटैक्स ये भी DDoS के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। थ्रेट एक्टर्स ऑफन यूज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन रिफ्लेक्शन का क्या मकसद होता है कि भाई एम्पलीफायर, आपने देखा है कि एम्पलीफायर्स हम लोग लगाते हैं साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए। बहुत सारे हम लोग पहले यूज़ किया करते थे कि भाई साउंड को जो है थोड़ा एम्पलीफाई किया जाए, या फिर हम लोग जब हमारे पास सिग्नल कम हो जाता है नेटवर्क में तो हम क्या लगा लेते हैं दरमियान में, उसको एम्पलीफायर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे आप लोग वाईफाई में अगर देखते हैं कि अगर मेरे घर के ऊपर कोई नीचे तक तो वाईफाई चल रहा है मगर ऊपर सिग्नल नहीं आ रहा होता है, तो हम वाईफाई का क्या लगा लेते हैं, रिपीटर लगा लेते हैं, वाईफाई रिपीटर्स लगा लेते हैं, तो ताकि वो एम्पलीफाई कर देता है। और एम्पलीफिकेशन रिफ्लेक्शन अटैक का मकसद क्या होता है कि हम उसको छोटा पैकेट भेजता है, थ्रेट एक्टर जो है उसने गेन किया हुआ है एक्सेस, ठीक है ना, दरमियान में उसने एक्सेस में गेन किया हुआ है, वो एक छोटा भेजेगा पैकेट भेजेगा और वो बोलेगा कि भाई इसको एम्पलीफाई करके जवाब दो, तो वो एक छोटा पैकेट को बहुत बड़ा पैकेट बना के जो है ना वो विक्टिम के पास जाएगा। और जब वो बड़े बड़े पैकेट्स विक्टिम के पास जाएंगे तो लाजमी कुछ देर के बाद जब वो डेटा को जब वो नहीं एक्सेप्ट कर सकेगा या उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर वो उसकी सर्विसेज जो है वो बंद हो जाती हैं। तो दिस इज एम्प्लीफिकेशन रिफ्लेक्शन अटैक कि हम लोगों ने उसके ऊपर जो है एक छोटे पैकेट को बहुत बड़ा पैकेट बना के भेज देते हैं। एड्रेस स्पूफिंग अटैक में मैंने आप लोग बताया था कि भाई हम IP एड्रेसेस को स्पूफ कर लेते हैं कि मैंने अपना आपका IP एड्रेस जो है वो अपना IP एड्रेस दोनों को जो है वो सेम कर दिया है और मैं जो है वो आपकी एज अ प्रिटेंड कर रहा हूँ कि जी ये आपकी तरफ से आ रहा है, मगर वो एक्चुअली आप नहीं हो रहे होते, मेरी तरफ से आपके ऊपर आ रहा होता है। इसमें दो किस्म के अटैक्स चलते हैं, एक नॉन ब्लाइंड स्पूफिंग अटैक चलता है और एक ब्लाइंड स्पूफिंग अटैक चलता है। नॉन ब्लाइंड में ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने वायर शार्क चला रखा है, मैं पैकेट आप लोगों के देख रहा हूँ बाकायदा। नॉन ब्लाइंड में मैं पैकेट्स आप लोगों के बैठ के देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि भाई हाँ भाई ये कहाँ से है, फिर मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उसके ऊपर अटैक करूँगा। नॉन ब्लाइंड स्पूफिंग अटैक जो होता है वो अब मुझे कुछ नहीं पता कि भाई नेटवर्क पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं ब्लाइंडली जो है वो डॉस अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज यहाँ पे हम मैक एड्रेसेस भी चेंज कर लेते हैं और हम IP एड्रेसेस भी चेंज कर लेते हैं। मैं अगर आपके पास पिंग भेजता हूँ उसकी रिप्लाई आता है तो उसमें मुझे, या मैं आप IP कॉन्फ़िग भेजता हूँ उसका रिप्लाई आता है, तो मुझे पता लग जाता है कि मैक एड्रेस टेबल क्या है मैं आपका, और उसमें से मैं देख लूँगा कि कौन सा मैक एड्रेस मुझे ज़्यादा सूट करता है, उसको सूट करने वाले मैक एड्रेस को मैं अपना मैक एड्रेस बना के कवर चढ़ा के मतलब फेस ऑफ करके जो है मैं आपके पास फिर अटैक करने की कोशिश करूँगा। एड्रेस स्पूफिंग अटैक में मैंने आप लोगों को बताया अभी हम यही बात कर रहे थे। मैक एड्रेस स्पूफिंग अटैक यूज्ड व्हेन द थ्रेट एक्टर हैव एक्सेस टू द इंटरनल नेटवर्क, ठीक है ना। इंटरनल नेटवर्क के ऊपर एक मिनट देखें कौन है, गया है कि आया है। अच्छा, मैक एड्रेस स्पूफिंग अटैक इज यूज्ड व्हेन द थ्रेट एक्टर हैव द एक्सेस टू द इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। उसको जब एक्सेस मिल जाता है इंटरनल नेटवर्क के ऊपर। कौन है भाई, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। थ्रेट एक्टर को जब उसके इंटरनल नेटवर्क तक मिल गया तो देखें ये वाला पहले लेजिमेट था, ये ओरिजिनल था मैक जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था, मगर मैंने स्पूफ करके मैंने जब आपके नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर गया तो मैंने इसका मैक एड्रेस डुप्लीकेट करके अपने पास लेके आ गया हूँ मैक एड्रेस। मैंने अपना मैक एड्रेस जो है आपके मैक एड्रेस के साथ चेंज कर दिया है और फिर आपके पास जो आप जो डेटा भेज रहे हैं वो रिप्लाई मेरे पास आ रहा होगा। The threat actor altered the MAC address of their host to match another known MAC address of a target host as shown in figure, ठीक है, जो शो में बताया गया है। That attacking host then send a frame throughout the network with the newly configured MAC address, ठीक है, वो फ्रेम भेजता रहेगा उसके अगेंस्ट उसको जवाब आता रहेगा और ये बेचारा जो है वो वैसे ही बैठा रहेगा। When the switch receive the frame, it examine the source MAC address, और वो जब देखेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा ही MAC एड्रेस है, मैं इसको पहचानता हूँ क्योंकि MAC टेबल तो यहाँ पे बन गई है पहले ही, क्योंकि ये पहले से मौजूद था तो मैक टेबल यहाँ पे बन चुकी है।
और मैक टेबल जब यहाँ पे बन चुकी है तो फिर वो नेटवर्क के अंदर घुस चुका है और अपना मैक एड्रेस जब उसने मैक एड्रेस के साथ उसने चेंज कर दिया है तो वो अब सारे के सारे कुछ भी करना चाहे वो वहाँ पे कर सकता है। ठीक हो गया, तो दिस इज अ मैक एड्रेसेस स्पूफिंग भी हम कर सकते हैं। टीसीपी एंड यूडीपी वर्नेबिलिटीज, अब हम लोग ने ये देखना है कि भाई टीसीपी पे हमारे पास कौन सी वर्नेबिलिटीज होती हैं, किस किस्म की वर्नेबिलिटीज होती हैं, एंड यूडीपी पे हमारे पास कौन सी वर्नेबिलिटीज होती हैं। इसमें एक फील्ड होती है, टीसीपी का फिर अपना हेडर होता है। ठीक है, IPv4 का हमने हेडर देखा था, IPv6 का हेडर देखा था, मगर ये टीसीपी का हेडर है। टीसीपी के हेडर से हमारा साथ इस वक्त हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे एक फील्ड है दैट इज कंट्रोल बिट्स, इसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट है, हैकर्स को इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, जो भी हम लोग ने जिसको अल्टर करके हम लोग ने चेंजेस करनी होती। अब ये जो है कंट्रोल बिट है, ये 6 बिट का होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या क्या चल रही होती है, यहाँ पे ये फ्लैग 6 कंट्रोल बिट्स ऑफ द टीसीपी, यहाँ पे ये चल रहा होता है URG, अर्जेंट पॉइंटर फील्ड एक्नॉलेजमेंट। अब इससे हमें जो है ये हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हैकर को, एक्नॉलेजमेंट से, सिंक से और फिन से। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा, एक्नॉलेजमेंट जब जाएगी मतलब कि जब आपको डेटा सही मिल गया तो आप एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। सिंक्रोनाइज हो रहा होता है जब हम सिंक्रोनाइज भेज देते हैं कि हाँ भाई मैं और आप जो है, अब क्योंकि टीसीपी है तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, सिक्योर्ड है, तो हम इसको सिंक भेजते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं और आप सिंक हो चुके हैं, अब हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिन क्या चीज़ होती है, जब हम डेटा को एंड कर रहे होते हैं, मतलब हम अपने सेशन खत्म करते हैं तो रीसेट भेजते हैं कि भाई कनेक्शन को रीसेट कर दो, तो कनेक्शन रीसेट हो जाता है और फिर आखिरी में हम फिन भेज देते हैं कि भाई मैं और डेटा सेंड नहीं करना चाहता हूँ, तो बस फिन में भेज दूंगा। तो उसका मतलब होता है कि भाई हाँ भाई अब डेटा जो है वो ख़त्म होने लगा है, हमारा सेशन मुझको क्लोज करना है, क्योंकि ये जो है कनेक्शन लेस नहीं है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो बाकायदा कनेक्शन क्रिएट होता है। थ्री वे हैंडशेक होगा, 3 वे हैंडशेक होने के बाद जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद सारी जो डेटा है वो सिक्योर उसमें ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो इन 3 इन इसमें एक्नॉलेजमेंट, रीसेट, सिंक और फिन, इसमें जो है इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा हैकर्स को, जो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा। अच्छा, रिलायबिलिटी डिलीवरी। अच्छा, टीसीपी क्या करता है मैंने आप लोग बता दी, आप लोगों को सबको पता है कि भाई एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और रिलायबल डिलीवरी करता है। कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, DNS सर्वर, ये सारे के सारे जो हैं वो रिलायबल डिलीवरी देते हैं और ये सारे के सारे जो TCP बेस्ड होते हैं। फ्लो कंट्रोल हमारे पास होती है इसके अंदर, TCP इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल तो एड्रेस दिस इशू रादर देन एक्नॉलेजमेंट वन सेगमेंट। मतलब कि अगर एक पैकेट के बहुत सारे फर्दर पैकेट बने हुए हैं तो वो सारे पैकेट को बार बार नहीं भेजेगा कि मैं पैकेट का ये भी मिल गया, पैकेट वन का A पार्ट मिल गया, पैकेट वन का B पार्ट भी मिल गया, पैकेट वन का C, मतलब वो सारे के सारे जब पैकेट आ जाएंगे तो सारे पैकेट्स जब वो पूरे के पूरे पैकेट्स को जो है वो फिर इकट्ठा कर लेगा तो फिर वो एक ही एक्नॉलेज भेज देता है कि हाँ भाई मुझे सारे के सारे पैकेट्स मिल गए हैं। बार बार हर एक को नहीं भेजता, तो उसमें डिले आएगी। स्टेटफुल कम्युनिकेशन है, ठीक है, TCP स्टेटफुल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज अकर ड्यूरिंग द 3 वे हैंडशेक। ही मैंने आप लोगों को अभी बताया। 3 वे हैंडशेक हम लोग आगे भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसफर यूजिंग TCP 3 हैंडशेक, मतलब कि मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं डेटा भेजना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं बोलता हूँ चलो, मतलब हम लोग ने, मैंने और आपको सलाम किया और हम दोनों ने हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया का मतलब ये है कि भाई अब हम दोनों जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये 3 वे हैंडशेक भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटफुल कम्युनिकेशन हो जाती है। अब स्टेटफुल कम्युनिकेशन क्या है कि सेंड करता है, जो भेजना चाह रहा है डेटा वो क्या है, सबसे पहले आपको भेजेगा सेंड सिंक्रोनाइज। अब वो आप लोग ने पीछे याद रखना है कि जो कंट्रोल बिट में हमारे पास सिंक आ रहा था, सिंक भेजता है, वो सिंक बोलता है, सिंक इसके पास रिसीव हो गई, ठीक है। सिंक के साथ बोलता है कि भाई सीक्वेंस मेरा 100 है, कंट्रोल मेरे पास, मैं सिंक भेज रहा हूँ। ये सीक्वेंस को कर देगा वो अपना कोई नंबर रैंडमली जनरेट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट को आपके सीक्वेंस नंबर से एक बढ़ा देगा, ठीक है। आपने सीक्वेंस भेजा था 100, ये भेज देगा एक्नॉलेज को कर देगा 101, मतलब जो भी सीक्वेंस नंबर आप भेजेंगे उसको एक वो बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद वो आपको भेज देगा कि हाँ ठीक है, मैंने अब मुझे आपकी ये रिक्वेस्ट मिली थी, मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ विद योर सीक्वेंस नंबर मोर देन 1, ठीक है ना, +1, ठीक है, वो भेजेगा और अपना सीक्वेंस नंबर भेजेगा। और उसके बाद वो कनेक्शन थर्ड में वो जब वापस आपके पास आएगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके पास सीक्वेंस नंबर आया 101, जो कि 101 इसने एक्नॉलेज भेजा था, वो 101, और इसने जो सीक्वेंस भेजा था, अब ये जो सेंडर क्या वो एक्नॉलेज बन जाएगी +1,
ठीक हो गया। तो यहाँ से ये 3 वे हैंडशेक हो जाएगा और ये फिर आपस में एक सिक्योर टनल सी बन जाएगी और फिर ये आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें अटैक क्या आता है कि हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, अब लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल दूं कि भाई कभी कभार हम मजाक में ये करते थे कि सलाम करके हाथ बढ़ाते थे, अगला हाथ बढ़ाता है तो हम पीछे ले जाते हैं, वापस लेते हैं। हाँ, हैंड शेक नहीं करते, हैंड शेक नहीं करेंगे, दोबारा उसके सामने हाथ बढ़ाएंगे, दोबारा वो अपना हाथ लाएगा, हम फिर पीछे ले जाएंगे, मतलब यही काम। मतलब अब इस तरह से ये हमारे पास टीसीपी अटैक आ रहा है। सिंक फ्लड अटैक क्या चीज़ है कि यही बात है कि भाई वो बंदा जो है, विक्टिम जो है, जो कि थ्रेट एक्टर है, वो वेब सर्वर को जो है ना भेज रहा है, सिंक के पैकेट्स भेज रहा है, और वेब सर्वर जो है वो बार बार भेज रहा है कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मगर मैं आगे से अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, सिंक वो आनी शुरू हो जाएगी और वेब सर्वर जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्नॉलेज भेजना शुरू कर देगा, तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वो मैंने मतलब एक दफ़ा तो मैंने थ्रेट एक्टर ने मेरे पीसी का आईपी एड्रेस यूज़ करते हुए एक टीसीपी अटैक जनरेट किया। उसने तकरीबन 4 सिंक भेजे। 4 में से मैं जो बैठा हुआ हूँ, मैंने एक सिंक तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर बाकी 3 सिंक कहाँ गए? बाकी 3 सिंक भी मेरे पास आएंगे। ठीक है, बाकी 3 सिंक मेरे पास आएंगे, मगर मैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये भेजता रहेगा, ये जो थ्रेट एक्टर है ये भेजता रहेगा बार बार वेब सर्वर को, और वेब सर्वर जो है वो बार बार मुझको रिप्लाई करता रहेगा, और जब वो वेब सर्वर बार बार मुझको रिप्लाई करता रहेगा तो मेरे पास भी जो है वो उसकी क्यू लगेगी और वेब सर्वर के पास भी लगेगी, जिसकी वजह से हम दोनों की जो है वो कम्युनिकेशन में स्लो हो जाएगी कम्युनिकेशन, या फिर हमारे पास एट लास्ट हमारे पास जो है कनेक्शन में जो है वो सेशन जो है उसमें डिले आनी शुरू हो जाएगी, या फिर बिल्कुल हमारे रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। टीसीपी रीसेट अटैक, अच्छा इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई वो 4 चीज़ों में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अटैकर को, कि रीसेट कर दे भाई, सेशन को रीसेट कर दे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मैंने बताया था ना आपको, फिन भेजते हैं हम, जब आखिरी में जब रीसेट करा रहे होते हैं, ख़त्म करना चाह रहे होते हैं सेशन को, तो हम वो फिन भेजते हैं कि मैं फिन भेजता हूँ, तो वो फिन रिसीव होता है, वो सेंड एक्नॉलेज करता है, उसके बाद वो बोलता है सेंड फिन कर देता है, और फिन मेरे पास रिसीव होने के बाद हमारे पास सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब वो हमारे पास जो थ्रेट एक्टर बैठा हुआ है वो क्या करता है कि मेरे पैकेट के अंदर फिन लगा के भेज देगा, और फिन लगा के भेजेगा तो जैसे ही मेरा डेस्टिनेशन पे पीछे पहुंचेगा तो उसको देखेगा अभी ये तो फिन आ गया है, फिन आ गया तो एक्नॉलेज भेज के वो फिन जो है वो आपकी जो सेशन है उसको जो है वो टर्मिनेट कर देगा। दिस इज द समरी ऑफ दिस स्लाइड। सेशन हाइजैकिंग अटैक में ये होता है कि भाई हम लोग ने नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, कंट्रोल अटैकर ने लिया हुआ है, और उसके अंदर से जो सेशन हमारे दरमियान में क्रिएटेड है उस पूरे के पूरे सेशन को जो है वो हाईजैक कर लेता है। TCP session hijacking is another TCP vulnerability. A threat actor takes over an already authenticated host. ठीक है ना, मेरे ही सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, मेरे ही नेटवर्क के अंदर घुसा हुआ है, वो पेनिट्रेट किया हुआ है उसने, और वो मेरे ही सिस्टम से ऑथेंटिकेट करवा चुका है अपने आप को, और मेरे फिर आपके और आपके दरमियान जो भी चल रहा है कम्युनिकेशन से कन्वर्सेशन चल रही है उसको वो देख के फिर उसमें आल्टर करता है, या जो भी उसने काम करना हो, वो जो भी उसके इंटेंट हो वो काम करेगा। थ्रेट एक्टर मस्ट प्रूव द आईपी एड्रेस ऑफ वन होस्ट। ठीक है, भी किसी भी वन होस्ट को उठा लेगा, उसका प्रेडिक्ट द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू द अदर होस्ट। ठीक है, तो उसी को जो है वो एक्नॉलेज भेज देगा कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो जिसने तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, और फिर वो सेशन जो है वो उसके साथ बिल्ट हो जाएगा, बजाय कि मेरे साथ बिल्ट होने के उसके साथ बिल्ट हो जाता है। तो मगर इसके लिए ये होता है कि आपने नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट किया हो पहले से। यूडीपी जो अटैक है, अब यूडीपी में हमारे पास किस किस्म के अटैक आते हैं। यूडीपी आप लोगों को पता है कि ये कनेक्शन लेस है, ये सिक्योरिटी नहीं होती है इसके ऊपर ज़्यादातर हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वीडियो स्ट्रीमिंग्स जितनी भी हो रही होती है वो यूडीपी बेस्ड होती हैं। और यूडीपी ये कॉमन प्रोटोकॉल्स की हैं, डीएनएस है, डीएचसीपी है, टीएफटीपी है, नेटवर्क फाइल सिस्टम है, एसएनएमपी है। ठीक है, ये 3-4 इसने एग्जांपल दी हैं जो कि हमारे पास यूडीपी सर्विसेज चल रही होती हैं। It also used with real-time applications such as media streaming, voice over IP. UDP is a connectionless transport. ये मैंने आप लोगों को बता दिया। UDP का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि भाई बिट्स जा रही हैं इसके अंदर सोर्स है, डेस्टिनेशन है, लेंथ है, चेकसम है और वगैरह वगैरह है।
although UDP is normally called unreliable, this does not mean, अच्छा UDP पे जो है ये unreliable है, मगर इसके ऊपर हम implement कर सकते हैं सिक्योरिटी अगर करना चाहें, ठीक है। तो अगर करना चाहें तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, मगर ऐसा ये रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं होती। कहीं पे भी आ जाए तो हम यही लिखते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रिलायबल कम्युनिकेशन, मगर हम इसको दूसरे तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख लें कि आपके पास जो डिश एंटीना चल रहे होते हैं, डिश एंटीना के ऊपर जब तक आपने पैकेज नहीं लिया हुआ आपके पास सिग्नल नहीं आ रहे होते, जबकि वो यूडीपी ट्रांसफर चल रही होती है, ट्रांसमिशन चल रही होती है। आपने डिश टीवी है कि क्या है, या रिलायंस की कुछ भी लगाया हुआ है, तो जब तक आपके पास वो पैकेज 1000 जितने का भी आपने पैकेज लिया हुआ है, मंथ का लिया हुआ है या 1.5 मंथ का लिया हुआ है, वो जब तक आपके पास पैसे उसमें मौजूद हैं तब तक वो चल रहा होता है, और जैसे ही वो मंथ खत्म होता है तो वो इनक्रप्ट हो जाती है, उस पर लिखा हुआ आता है कि चैनल इनक्रप्टेड। मगर पीछे तो चल रही है यूडीपी ट्रांसमिशन, यूडीपी ट्रांसमिशन चल रही है, तो इनक्रप्ट क्या हो गया, तो दूसरी तरीके से इनक्रप्ट की जा सकती हैं इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिक्योर ना हो। अच्छा, अभी हमारे पास इसके पास कौन कौन से आता है। यूडीपी इज प्रोटेक्टेड बाय, इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कैन बी एडेड टू यूडीपी बट इट इज नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इंक्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं थ्रू अदर मीन्स, कि जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हम लोग दूसरे मीन्स के जरिए इंक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, मगर एज सच यूडीपी के अंदर अपनी कोई इंक्रिप्शन नहीं होती। द लैक ऑफ इंक्रिप्शन मीन दैट एनीवन कैन सी द ट्रैफिक, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भाई कोई भी ट्रैफिक दे सकता है, जबकि इनक्रप्ट होकर डेटा नहीं जा रहा है। चेंज इट एंड सेंड इट ऑन इट्स ओन डेस्टिनेशन, तो उसको चेंज कर सकता है और अपनी जगह पे भेज सकता है। यूडीपी फ्लड अटैक, फ्लड का मतलब वो यही है कि डीडॉस अटैक चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आना शुरू हो गया। इन यूडीपी फ्लड अटैक और रिसोर्सेज ऑन आर नेटवर्क आर कंज्यूम्ड, ठीक है। जितने भी नेटवर्क पे जितना भी डेटा आ रहा है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। अ थ्रेट एक्टर में यूज अ टूल लाइक यूडीपी यूनिकॉर्न, ये दो टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए यूडीपी फ्लड अटैक जनरेट करते हैं। The program will sweep all the known ports trying to find closed port. This will cause the server to reply with an IMP port unreachable message. As there are many closed ports on the server, this creates a lot of traffic on the segments which uses up most of the bandwidth. This is very similar to DOS attack. ठीक हो गया। ये आज का हमारे पास टॉपिक था, जहाँ पे हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि भाई IPv4 हेडर पढ़ा, IPv6 का हेडर पढ़ा, ICMP अटैक पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पढ़ा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पढ़ा। एड्रेस प्रूफिंग में हम लोग ने IP एड्रेस को देखा, मैक एड्रेस प्रूफिंग देखी, एंड मैन इन द मिडल एंड सेशन हाईजैकिंग देखी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो अभी देख लेते हैं। मैन इन द मिडल अटैक में ज़रूरी है कि अटैकर इसी इन नेटवर्क ही हो। मैन इन द मिडल अटैक के लिए बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है कि किसी ना किसी तरीके से उसने पेनिट्रेट किया हो या आपके दरमियान में हाईजैक कर रहा हो, और हाईजैक तो इसी तरीके से करेगा ना जबकि आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद होगा। सर वायरशार्क को सर्वर पर इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, जिस पर इंस्टॉल हो या किसी। हाँ, वायरशार्क जो है ना वो आपने उसी जिसके ऊपर आप यूज़ कर रहे होते हैं ना उसी के ऊपर यूज़ करना होता है। अगर आपने सर्वर पे डाला है तो सर्वर की ट्रैफिक आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्लाइंट पे डाला है तो क्लाइंट की ट्रैफिक। और अगर आपके पास लाजमी उसमें एड्रेसेस अगर आपके पास हैं और आप उस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क में अथॉरिटी दी गई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन? ये आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप